कहानी की शुरुआत में हमें यूकी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कहीं खोया खोया सा था। तभी यूही नाम की उसकी क्लासमेट उससे बात करने आती है। वो उसके बालों को छेड़ने लगी थी। यूकी बोलता है कि मुझसे बात करने की कोशिश मत करा करो वरना लोग हमारे बारे में बातें करने लगेंगे। यूही कहती है कि मुझे अफवाहों से फर्क नहीं पड़ता, आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। वो बोलती है कि तुम्हारे बड़े बालों ने तुम्हारी एक आंख को छिपा दिया है, इसमें तुम बहुत ही उदास लगते हो, बोलो तो मैं इन्हें काट दूं क्या। उनकी बातों के बीच अचानक स्कूल का माहौल बदल जाता है। एक मैजिक सर्कल उनकी पूरी क्लास में समन होने लगा था। यूकी इसको देखकर हंस रहा था। अचानक उनकी पूरी क्लास इकाई हो जाती है। यूकी के उस उदास चेहरे पर अब एक्साइटमेंट दिखाई दे रही थी। वो कहता है कि वो इस जगह को जानता है। इन सभी को हालातों को समझने का भी वक्त मिल पाता कि अचानक इस दुनिया के आर्मर पहने हुए सोल्जर्स उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। ये समझना मुश्किल नहीं था कि सीधा सीधा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन यूकी वहीं खड़ा रहा। उसको बचाने के लिए यूही यूकी से लिपट जाती है, लेकिन हमने देखा कि यूकी ने सिर्फ अपनी एक ही उंगली के बल पर उस डेमोनिक नाइट को दूर फेंक दिया। यूही को कुछ पता नहीं चल पाया। यूही का हाथ पकड़ के भागने लगता है। इस बीच हमको पता चला कि यूही यूकी को पसंद करती है, लेकिन खतरा अब तक खत्म नहीं हुआ था। सामने से और सोल्जर्स और जादूगर उनकी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन असल में उनके दुश्मन वो डेमोनिक नाइट्स थे। यूकी इस जंग को देख हैरान दिख रहा था। वो मन में कहता है कि इस जंग को तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। उन डेमोनिक नाइट से निकल रहा वो मैजिक पावर, वो कुछ तो अलग था। यूकी अपने आप से ही सवाल करता है कि क्या ये कोई श्राप है। यूही नोटिस करती है कि यूकी कुछ बदला हुआ दिख रहा है। तभी वो लोग एक लड़की की नजर में आ जाते हैं। वो कहती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये जगह सेफ नहीं है, यहाँ से निकलो। यूकी को देख ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस लड़की को जानता है। उस लड़की के लड़ने के तरीके को देख यूही कहती है कि ये लड़की तो बहुत ताकतवर है। यूकी कहता है इसमें कोई शक नहीं, जिसके बाद वो यूही को लेके वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें इस दुनिया का किंगडम डेस्टेनिया दिखाया जाता है। वहाँ का राजा उनसे कहता है कि आप लोग एकदम सही वक्त पर आए हैं। हमारे देश पर बार बार डीमंस का हमला हो रहा है। आप लोगों की तरह 5 साल पहले भी कुछ हीरोज यहाँ आए थे। क्वीन कहती है कि वो समझती है कि वो सब कंफ्यूज हैं, लेकिन वो बताती है कि करीब 5 साल पहले एक हीरो आया था दूसरी दुनिया से, जिसने वॉर को खत्म करके शांति कायम की थी। वहाँ पीछे खड़ा यूकी सोचता है तो उस बात को 5 साल बीत चुके हैं। अपने किंगडम को बचाने के लिए क्वीन सभी से मदद मांगती है। बच्चे सोच रहे थे कि वो कैसे मदद करेंगे, हमने तो लड़ाई भी वीडियो गेम में की है, लेकिन वो सब फिर भी कुछ नहीं कहते क्योंकि अगर बाहर रहे तो वो वैसे भी मारे जाएंगे। वहाँ परेशान दिख रही यूही से यूकी कहता है चिंता मत करो, मैं तुम पर एक आंच नहीं आने दूंगा। ये सुन के यूही को बहुत अच्छा लगता है। इसके अगले दिन सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग और मैजिक सिखाया जाता है। हर कोई ये कर नहीं पा रहा था, लेकिन यूही में टैलेंट था। यूकी तो कॉरिडोर में ऐसे ही घूम रहा था। तभी वही लड़की एल्का यूकी को डांटती है, ट्रेनिंग के पहले दिन ही ऐसे घूमना, क्या यही तुम्हारी तमीज है। गलती से यूकी उसका नाम ले लेता है, जिसके बाद वो उसे और भी सुनाती है क्योंकि वो सुपीरियर ऑफिसर है। तो यूकी जबान लड़ाते हुए कहता है तो तुम अपने नाम के आगे मिसेस ही क्यों नहीं ऐड कर लेती हो। एल्का कहती है कि तुम्हारा ये शांत एटीट्यूड मुझे 5 साल पहले के उस हीरो की याद दिला रहा है। वो बहुत ही घमंडी था, केयरलेस, नकारा, और उसे फर्क नहीं पड़ता था कि महिलाएं उसके आसपास कैसा महसूस करती हैं। वो उसकी बेइज्जती किए ही जा रही थी। खैर वो कहती है कि ये दुनिया खतरनाक है, अपनी ट्रेनिंग ढंग से करो वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। यूकी कहता है मजेदार लग रहा है, आजमा के देख लो। यूकी तलवार थाम कर कहती है बच्चों को इसीलिए पीटा जाता है ताकि वो गलती दोबारा ना दोहराएं। जिसके बाद वो यूकी पर हमला करने आती है और यूकी उसके बम पे पट करके मारता है और बोलता है कुछ याद आया। अचानक एल्का उसके आगे लेट जाती है और कहती है कि हमें कितना वक्त हो गया है सेत्सुसामा, मैंने इस पल का काफी लंबे वक्त से इंतजार किया है। वो अपनी बदसलूकी के लिए चेयर बन जाती है और जबरदस्ती यूकी को अपने ऊपर बैठाती है। यूकी कहता है इसका पागलपन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। वैसे मैं बता दूं कि इस दुनिया में 5 साल पहले यूकी कुछ अलग दिखता था। ग्लेन उन दोनों को इस हालत में देख लेता है। एल्का उसे बताती है कि सेत्सुसामा वापस लौट आए हैं। अब एल्का जिस हालत में थी वो भी सवाल नहीं करता। ये खबर वो दोनों थिया को बताने जाते हैं, लेकिन थिया को पहले ही महसूस हो गया था यूकी का रूप बदला है।
लेकिन उसकी मैजिक पावर आज भी उतनी ही ताकतवर है। वो उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती। एल्का कहती है कि उसने भी पहचान लिया था, बस वो पूरी तरह श्योर नहीं थी। यूकी कहता है, मैंने अपना वादा निभाया, मैं घर वापस लौट आया। वो सब उसका स्वागत करते हैं, पर तभी यूकी परेशान होने लगता है। वो सोच रहा था जब वो गायब हुआ ये लोग जंग में मारे भी जा सकते थे। थिया समझ जाती है कि सेत्सु जंग को लेकर ही परेशान है। वैसे सवाल तो उन्हें भी कई सेत्सु से करने हैं। पहला और जरूरी सवाल, वो वापस उनकी दुनिया में कैसे आया और वो इतना अलग क्यों दिख रहा है। सेत्सु और तोमा के बीच की उस आखिरी लड़ाई में उस धमाके के बाद सेत्सु गायब ही हो गया था। वो जवाब देता है कि उसका दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म हुआ, पर उसका मैजिक और उसकी यादें उसी के पास थी और अब उसे वापस इसी दुनिया में समन कर लिया गया। इसका जवाब किसी के पास नहीं कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये कोई इत्तेफाक तो नहीं है। खैर यूकी तोमा के बारे में पूछता है। उन डीमंस को कर्स के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा था और ऐसा बस एक ही है जो कर सकता है। एल्का बताती है कि उसके जाने के बाद उन्होंने तोमा को भी ढूंढने की कोशिश की थी, पर उनके हाथों कुछ नहीं लगा। लेकिन अगर सेत्सु जिंदा है तो तोमा भी जिंदा हो सकता है। तभी एक सिपाही ग्लेन को बताता है कि किंग ने उसे तुरंत बुलाया है। हमें पता चलता है कि किंग डीमंस के खिलाफ जंग करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्लेन थोड़ा और इंतजार करने को कहता है। जिन लोगों को उन्होंने डीमन कॉन्टिनेंट भेजा है उनका कोई जवाब नहीं आया है। कोई भी कदम उठाने से पहले हमें हालातों को भांप लेना चाहिए। लेकिन क्वीन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। हीरोज का समन होना उनके लिए इशारा था कि जीत हमारी है। वो 5 साल पहले सेत्सु को भी दोष ठहराते हैं कि उन्हें उसकी बात मानकर डीमंस के साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। यहाँ दूसरी तरफ यूही अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही थी। तभी यूकी वहाँ आता है और उसकी तारीफ करता है। यूकी के मुंह से तारीफ सुन के उसे अच्छा तो लगा था, लेकिन वो थोड़ी सैड भी थी क्योंकि ये प्रैक्टिस किसी को दर्द पहुंचाने के लिए है। वो सवाल करती है कि आखिर कोई जंग क्यों चाहता है। यूकी के पास भी इसका कोई अच्छा जवाब नहीं था, पर तभी वो बोलती है कि अगर वाकई उसमें मैजिक का टैलेंट है तो वो यूकी की हमेशा रक्षा करेगी। इसके बाद ये लोग वापस इकट्ठा होते हैं। ग्लेन बताता है कि वो वॉर होने से नहीं रोक पाया, लेकिन उसने वक्त निकाल लिया है ये कहकर कि हीरोज को और ट्रेनिंग की जरूरत है। यूकी कहता है कि वॉर एक बेवकूफ़ी है अगर उसके पीछे तोमा है। वो खुद जाके वॉर को होने से रोकेगा। वो सब भी कहते हैं कि वो भी एक और एडवेंचर के लिए तैयार हैं, पर यूकी कहता है कि वो अकेले जाएगा। सब लोग ये सुन हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि अभी के हालातों में पैलेस को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, अगर वाकई तोमा इन सब के पीछे है। एल्का सवाल करने की कोशिश करती है, लेकिन सेत्सु की बात को भी वो कैसे टाल सकते थे। लेकिन सफर पर एक को वो जरूर लेकर जाएगा। हम देखते हैं कि पैलेस में गायब होकर ये लोग कुछ तो कर रहे हैं। वहाँ एल्का एक सोल्जर को पीट देती है, जबकि ये उन्हें चुपचाप शांति से करना था। खैर उसको छिपा दिया जाता है कि किसी को न मिले। इसके बाद वो एक रूम में आते हैं जहाँ सेत्सु की तलवार मौजूद थी। सेत्सु ने अपने टाइम में उसका नाम कुरुमारू रखा था। तभी अचानक पैलेस में भगदड़ मच जाती है। उन लोगों ने उस पीटे गए सिपाही को ढूंढ लिया था, लेकिन किसी तरह सोल्जर्स का ध्यान भटकाते हुए वो लोग यूकी को बाहर ले आते हैं और अब यूकी सफर पर जाने के लिए तैयार था। पर अचानक हम देखते हैं कि यूही वहाँ आ गई है। वो यूकी से पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। यूकी उसे सब सच बता देता है कि वो इस दुनिया में दूसरी बार आया है और उसे इस होने वाली जंग को रोकने के लिए अपने पुराने दोस्त से मिलना होगा। वो कहती है कि वो जहाँ भी जाएगा वो उसके साथ जाएगी। यूकी कहता है कि वो जा रहा है ताकि वो सुरक्षित रहे। उसे इस बात को समझना होगा। यूही यूकी के करीब आती है और कहती है कि अपनी आंखें बंद करो। यूकी हमारा लौंडा शर्माने लगा था, लेकिन वो आंखें भी बंद कर लेता है। यूही अपने मैजिक से यूकी के बाल काट देती है। वो कहती है कि वो और ताकतवर बनेगी ताकि इस दुनिया में वो भी उसकी रक्षा कर सके। यूकी उसके चोटी मारता है और कहता है कि जिस दिन तुम इसे डॉज कर लोगी उस दिन तुम मेरे टेस्ट में पास हो जाओगी। और इसके बाद यूकी अपने एक नए एडवेंचर पर निकल पड़ता है। अचानक कहानी पास्ट में जाती है। हमें एक व्यापारी का परिवार दिखाया जाता है। एक व्यक्ति उस व्यापारी से एक रिंग खरीदना चाहता था, लेकिन वो बुढ़ा उसे बेचने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो उन लोगों को चीजें नहीं बेचता जिससे उसकी कला की कीमत नहीं पता। उसकी बच्ची उससे पूछती है कि आपको ये परेशान कर रहे हैं। बुढ़ा हाँ कहता है, जबकि ऐसा नहीं था।
वो कहता है कि कोई भी कीमत पर वो उसे ये नहीं बेचेगा, लेकिन सोने की पोटली के आगे वो भी पलटी खा जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की अपने दादा से सवाल करती है, आपने तो कहा था कि गर्व से ऊपर कलाकार के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं ये बिल्कुल सही है, एक कलाकार का गर्व और उसके काम को लेकर उसकी ईमानदारी सबसे ऊपर होती है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ों को छोड़ के। इसके कुछ सालों बाद उसके दादा गुजर जाते हैं। उनके गुजरने के बाद उस लड़की ने अपने दादा की दुकान को बहुत अच्छे से संभाला और अब वो उस दुकान की आखिरी आइटम को डिलीवर करने जा रही है। रात का समय था जिस वक्त जंगल बहुत डरावना रहता है। अचानक उसका घोड़ा रास्ते के बीच में ही रुक जाता है। एक जंगली सुअर ने उसकी बग्गी पर हमला कर दिया था। बग्गी से सारा सामान बिखर गया था, जिसमें शायद वो ब्लैक पेंडेंट भी था और शायद ये लड़की इसी को डिलीवर करने जा रही है। लेकिन अभी तक उस जंगली सुअर का खतरा टला नहीं था। वो बच्ची अपनी मासूमियत से उसे फुसलाने की कोशिश करती है कि मैं बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं हूँ, मेरे पास पैसा है, चलो पैसों से इसे सुलटा लेते हैं। वो तो वक्त पर यूकी वहाँ आ गया था, वरना कुछ भी हो सकता था। उस लड़की को लगा कि अब उसे यूकी को पैसे देने होंगे। वो कहती है जब तक वो इस आइटम को न बेच दे उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। अगर वो अपना बैंक अकाउंट बता दे तो वो बाद में उसे यूपीआई कर देगी। यूकी कहता है तुम्हारी सुरक्षा मायने रखती है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो कहती है मेरे दादा कहा करते थे मुफ्त में कुछ नहीं होता, पैसों से सब कुछ सुलटाया जा सकता है। यूकी कहता है लगता है तुम्हारे दादा एकदम घटिया इंसान थे। अचानक उस लड़की को यूकी में उसी व्यक्ति की परछाई दिखती है। यूकी कहता है तुम बिना गार्ड के व्यापार करने जा रही हो, ये तो बेवकूफ बना है। वो जाने से पहले कहता है कि पैसों की कोई कीमत नहीं अगर तुम मारी जाओ तो। वो लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि आप मेरे गार्ड बन जाओ, मैं आपको पैसे भी दूंगी। लेकिन यूकी भी तो जरूरी काम से जा रहा है। वो लड़की कहती है कि उसका ये डिलीवर करना बहुत ही जरूरी है। अब उस बच्ची की आंखों में आंसू देख वो अब उसे मना भी नहीं कर सकता था, लेकिन बग्गी तो टूट गई थी, इसीलिए दोनों को घोड़े पर ही सवार होके जाना पड़ता है। वैसे वो पूछता है कि क्या वो कोई कीमती चीज डिलीवर करने जा रही है। वो बोलती है कि वो उसे नहीं दिखाएगी। सुबह तक ये लोग पोर्ट टाउन पहुंच जाते हैं, जहां से सारी शिपें दूसरी जगहों के लिए निकलती हैं। अब यहां से उस बच्ची को शिप लेके डेमोनिक कॉन्टिनेंट जाना था, पर पता चलता है कि वॉर के चलते सारी शिप्स कैंसिल हो गई हैं। फिर भी वो हार नहीं मानती, पर कोई भी जाने को भी तो तैयार नहीं था। यूकी भी अब इससे तंग हो गया था। तभी वो देखता है कि डेस्टिनिया के नाइट्स ने उस बच्ची को पकड़ लिया है। वो यहाँ की सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर वो व्यापारी है तो अपना डॉक्यूमेंट दिखाए। वो लड़की अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं मानते और उस लड़की को अपना बैग दिखाने को कहते हैं, पर वो इसके लिए नहीं मानती। उसमें उसका सामान था जो उसे डिलीवर करना था। फिर भी वो नाइट्स उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। तब यूकी उनके बीच में पड़ता है और पूछता है कि क्या उनके पास ये करने का परमिट है। उनको ये बात पसंद नहीं आती कि एक एडवेंचरर रॉयल नाइट के आगे मुंह खोल रहा है, वो उसे सबक सिखाएंगे। यूकी भी ऐसे ही मौके की तलाश में है, लेकिन वहाँ भीड़ इकट्ठा होने के कारण मामला ठंडा हो जाता है। वो धमकी देकर जाते हैं कि वापस दिखे तो पेले जाओगे। उनके जाने के बाद वो बच्ची यूकी पर कूद जाती है। वो कहती है कि वो उसका ये एहसान कैसे चुकाएगी। वो यूकी को अपना लंच खाने को देती है और कहती है कि तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। यूकी भी उससे इम्प्रेस था, क्योंकि नाइट्स के आगे भी वो झुकी नहीं थी। वो इस तारीफ के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, पर वो ये भी पूछती है कि उसे कैसे पता कि नाइट्स को परमिट चाहिए था। वो बताता है कि बैजेस वाले सोल्जर्स ही सिविलियंस से सवाल जवाब कर सकते हैं। उसके एक पुराने दोस्त की वजह से वो ये सब जानता है। खैर, इन सवालों से हटके वो पूछता है कि अब वो क्या करेगी। वो कहती है कि वो पूरे शहर में किसी को ढूंढेगी जो वहाँ जाने को तैयार हो जाए, और अगर ये भी काम ना किया तो वो एक शिप को ही खरीद लेगी। यूकी पूछता है तुम्हारी औकात में भी है। वो कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो जहाँ जा रहा है डेमोनिक कॉन्टिनेंट भी रास्ते में ही पड़ता है। वो उसे साथ ले जाएगा, लेकिन एक शर्त है, उसे आज रात आराम करना होगा। वो देख सकता है कि वो कितनी थकी हुई है, उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया है। वो मान जाती है, लेकिन कमरे का पैसा वो आधा आधा देंगे। यूकी मन में कहता है ये लड़की नहीं मानने वाली। खैर, इस लड़की का नाम रूरी है। अब यूकी के नहाने के बाद वो रूरी से कहता है कि वो भी फ्रेश हो जाए। तब तक के लिए रूरी उसे ये बॉक्स संभालने को कहती है। वो कहता है पर ये तो बहुत कीमती है। रूरी कहती है लेकिन तुम्हें मैं दिखा सकती हूँ। वो बताती है कि ये उसके दादा का आखिरी काम था। यूकी इस ब्रोच को पहचान लेता है। वो बताती है कि उसके दादा बहुत ही फेमस ज्वेलर थे।
वो बनाते थे जो कोई नहीं बना पाता था। पर एक दिन एक शख्स आया जिसने इस ब्रोच को ठीक करने की रिक्वेस्ट की, पर उन दौरान उन पे ज्यादा वक्त नहीं बचा था। अपने आखिरी पलों में वो बोलते हैं कि उन्होंने हमेशा उसे सिखाया है कि पैसा ही सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करने के काम आता है जो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। अपनी कीमती चीज की रक्षा करना ही असली गर्व है। वो अपना आखिरी काम रूरी को सौंप देते हैं। वो वादा करती है कि वो इस काम को जरूर पूरा करेगी और इसीलिए उसके लिए ये काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। वहाँ से जाने के बाद पर्दे के पीछे वो अपने ग्रैंडपा से कहती है एक दयालु इंसान के कारण शायद वो अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाएगी। यहाँ यूकी उस ब्रोच को छूकर चेक करता है। उसने इस पर प्रोटेक्शन मैजिक लगाया हुआ था और शायद वो टूट गया है। किसी के बारे में सोचकर उसे डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो गया हो। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रूरी किस तरह बेड पर फैलकर सोई हुई है। उसी वक्त वो नाइट्स रूरी और यूकी को ढूंढते हुए उस होटल आते हैं। वो कहते हैं कि वो दोनों डीमंस के जासूस हैं। यूकी को भी पता चल गया था। वो कहता है लगता है ये लोग गू खा के ही मानेंगे। उनके आते ही वो लोग खिड़की से कूदकर भाग जाते हैं। उनको चकमा देते हुए भागते भागते वो लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ से भागने का अब कोई रास्ता नहीं है। नाइट्स भी वहाँ पहुँच गए थे और वो कहते हैं अब तुम्हारी पिटाई होगी। यूकी उन्हें और ललकारता है। रूरी की तो हालत खराब हो रही थी। वो रूरी को पकड़ता है और उस ऊंचाई से कूद जाता है। रूरी रोते हुए कहती है मैं मरना नहीं चाहती, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। तभी अचानक समुद्र का ड्रैगन बाहर निकलता है। वहाँ सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। यूकी उसे उन्हें ड्रैगन कॉन्टिनेंट छोड़ने को कहता है और नाइट्स ये सब बस देखते ही रह जाते हैं। वो कहते हैं कि हम इसकी रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। उनमें से मेन कहता है कि इसे सपने की तरह भूल जाओ। रूरी यूकी से पूछती है क्या ये समुद्र का राजा लेविएथन है। वो सोचती है कि पूरी दुनिया में आखिर उसने किसको अपना गार्ड बना लिया है। खैर सुबह होते होते उन्हें डेमोनिक किंगडम दिखाई दे रहा था। वहाँ आते ही यूकी लेविएथन और एक जाइंट ऑक्टोपस की फाइट करवा देता है। वो लेविएथन को चेयर कर रहा था लेकिन उसकी हालत वहाँ खराब हो रही थी। उसे मदद चाहिए थी। खैर यूकी रूरी को लेविएथन से मिलवाता है और हमें पता चलता है कि ये तो इंसानी रूप में माल है। रूरी वहाँ नॉर्मल एक्ट करने का ट्राई करती है। वो कहती है कि समुद्र की रानी, वाह कितनी कमाल की बात है। खैर वो यूकी पे भड़कती है कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की। वो देखो उसका मेकअप खराब हो गया है। वो कहता है कि उसे लगा कि वो संभाल लेगी। आखिर दो जाइंट्स के बीच में लड़ाई देखने का मौका बार बार थोड़े ही मिलता है। वो गुस्सा करती है कि वो शिप से भी तो आ सकता था। 5 साल बाद ऐसे बुलाने का क्या मतलब बनता है। इनके बीच में रूरी पूछती है कि क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ के जाने वाले हैं। लेविया कहती है कि यूकी इसे संभाल लेगा। यूकी हैरान होते हुए कहता है कि मैं कैसे करूँगा। इसके कुछ देर बाद वो लोग उस जाइंट के स्नैक बना के खा रहे थे। अब क्योंकि यहाँ यूकी को सब लोग सेत्सु के नाम से ही जानते हैं तो अब हम उसे सेत्सु ही बुलाएंगे। लिविया बताती है कि यहाँ से थोड़ी ही पास डेमोनिक फिशिंग विलेज वॉल्सी है और उसके थोड़ी ही आगे पहाड़ों की दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड का कैसल है। रूरी हैरान होती है। असल में रूरी डेमोनिक किंगडम तो जा रही थी पर अब तक उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि उसे ये पार्सल डीमन किंग को देना है। लेविया भी बताती है कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने ब्रोच को रिपेयरिंग के लिए दिया है। लेविया उसे सच से रूबरू करवाती है कि उसका पार्सल डीमन लॉर्ड डेजा को बिलोंग करता है। अब रूरी की हालत खराब होने लगती है। खैर अब क्योंकि लेविया का काम खत्म हो गया है इसीलिए वो जा रही है। सेत्सु पूछता है कि क्या वो उसके साथ नहीं आएगी। काफी वक्त हो गया है और तुम डेजा को जानती ही हो। लेविया अचानक भड़क जाती है। वो कहती है कि वादे के मुताबिक मैंने समुद्र में शांति कायम रखी। अब तुम 5 साल बाद आते हो और तुम मुझे एक बोट की तरह ट्रीट करते हो। यहाँ तक कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो। ये सब करने के बाद तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो। सेत्सु कैसे समझाए इन 5 सालों में कितना कुछ हुआ है। अचानक कुछ डीमन बेबीज वहाँ आते हैं। क्या तुम दोनों कपल हो जो लड़ रहे हो। वो सेत्सु के लिए कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। लड़की कहती है लगता है इसे लड़कियों की फीलिंग्स की समझ नहीं है। सेत्सु उनका मुंह बंद करवाने के लिए उनके मुंह में वो स्नैक ठूस देता है। ये उन्हें बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। वो अपने मॉम डैड के लिए भी ये मांगते हैं। लेविया कहती है कि तुम सही वक्त पर आए हो, हमारे पास बहुत बचा हुआ है। सेत्सु का मुंह बन जाता है क्योंकि सारा तो उसे ही बनाना पड़ेगा और उसी से ये लोग वहाँ तक पहुँचाने की मजदूरी भी करवाते हैं। वॉल्सी विलेज का हाल आजकल बड़ा ही खराब है। एक स्क्विड जाइंट की वजह से वो लोग फिशिंग नहीं कर पा रहे, जिस वजह से उनका व्यापार भी ठप पड़ गया है। वहाँ का माहौल बड़ा ही टेंशन भरा था। उसी वक्त सेत्सु वहाँ आता है और उनसे पूछता है क्या मैं यहाँ अपना स्क्विड रख सकता हूँ जो मैं यहाँ खाने के लिए लाया हूँ। वो सभी वहाँ दंग रह जाते हैं क्योंकि इसी ने तो उनकी नाक में दम किया हुआ था। आज रात पूरे गांव में जश्न होता है। लिविया को वहाँ पूजा जा रहा था
और वहीं सेत्सु से वहाँ काम करवाया जा रहा था। लिविया सेत्सु से कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे भूख लग रही है। सेत्सु उस पर गुस्सा करता है। वैसे उसने अपनी स्किल्स से वहाँ सबको इम्प्रेस भी कर दिया था। डीमन किंग का पर्सनल गार्ड जब वॉलसी विलेज में आग जलती देखता है, उसे लगता है कि इंसानों ने उनकी जमीन पर कदम रख दिया है। अपने लोगों को बचाने के लिए वो तेजी से वॉलसी विलेज की ओर बढ़ता है। जश्न के बाद लिविया रूरी को देखती है। ऐसा लगता है जैसे उसने चढ़ा लिया हो, लेकिन उसके हाथों में सिर्फ जूस ही था। रूरी बोलती है, चलो बात करते हैं। वो लिविया से पूछती है कि वो सेत्सु को कैसे जानती है और तुम दोनों डीमन लॉर्ड को भी जानते हो। लिविया कहानी सुनाती है। आज से 5 साल पहले सेत्सु उसके समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने सेत्सु को पकड़ लिया। सेत्सु ने तब उससे मदद मांगी कि वो वॉर को रोकने में उसकी मदद करे, और इसी तरह ये सब शुरू हुआ था। और ये कहानी एकदम ही बकवास है। असल में तो वॉर के शोर की वजह से वो परेशान हो गई थी और चारों तरफ तबाही मचाने लगी, पर सेत्सु ने एक पंच में उसको शांत कर दिया। लेकिन वो ये रूरी को नहीं बता सकती। पर वो हैरान है ये देखकर कि रूरी सेत्सु को नहीं जानती। उसे लगा था कि डेस्टिनिया में सेत्सु बहुत ही फेमस होगा। रूरी कंफ्यूज होती है कि क्या वही हीरो सेत्सु जो किंग का दोस्त है और उसी ने वॉर को आई थी। अब जाके उसे समझ आया कि सेत्सु ही सेत्सु है। अब जाके उसे समझ आ रहा था कि उसने कैसे लेविया को बुलाया, वो डीमन लॉर्ड को जानता है और वो इतना ताकतवर कैसे है। फिर वो सवाल करती है कि क्या आपकी ही वजह से समुद्र में हादसे होने बंद हो गए थे। लिविया बताती है कि सेत्सु ने उससे वादा करवाया था कि वो समुद्र में शांति कायम रखेगी, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो जाता है। फिर 5 साल बाद जब वो वापस लौटता है तो मुझे बोट की तरह ट्रीट करता है। रूरी पूछती है, क्या आप सेत्सु से गुस्सा हैं? वो कहती है कि वो उसे वापस देख पाई तो इट्स ओके। रूरी बोलती है, तो आप सेत्सु से बहुत प्यार करती हैं, है ना? वो कहती है कि अरे ऐसा नहीं है, एक गॉड का एक इंसान से प्यार संभव नहीं है, पर हाँ मैं ये मानती हूँ कि मैं उसके आने का इंतजार कर रही थी। और उसी वक्त वो डीमन भी वहाँ प्रकट हो जाता है। उसने सभी इंसानों को लड़ाई के लिए ललकारा था, लेकिन असल में तो यहाँ उसका पोपट हो गया है। इसके कुछ देर बाद हम लेविया और रूरी को समुद्र के पास देखते हैं। वो अपने मैजिक से एक कच्ची मछली खा जाती है। उसे तो कच्चा मीट ही ज्यादा पसंद है। अब तब वही गार्ड जिसका नाम ब्लेड है, वो लेविया से माफी मांगता है आज की हरकत के लिए, और तभी सेत्सु भी वहाँ आता है। ब्लेड ने उसके मैजिक पावर की वजह से उसे पहचान लिया था। सेत्सु उससे पूछता है कि क्या वॉर के कारण ही वो इधर उधर भटक रहा है। वो कहता है कि वो लेविया को लेने आ रहा था, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो खोया हुआ हीरो भी उसे यहाँ मिल जाएगा। उसके अंदर एक नई उम्मीद जगी है। वो सेत्सु और लेविया से कहता है कि डीमन लॉर्ड को बचा लो। वो पूरी बात बताता है कि डीमन लॉर्ड टेरर नाम के एक शख्स से शादी कर रही है, और ये बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। उसे लगता है कि डीमन लॉर्ड को एक कर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि टेरर रिंग नहीं एक नेकलेस लेकर आया था। सेत्सु हैरान होता है ये सुनकर कि एक ऐसा कर्स जो डीमन लॉर्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। वो बताता है कि जब 1 महीने पहले इंसानों ने हमला किया था। सेत्सु एक बार फिर हैरान हो जाता है कि समझौता इंसानों ने तोड़ा था। वो बताता है कि हाँ, बड़े बड़े आर्मर्स पहने हुए सोल्जर्स ने उन पे हमला किया था और उन्होंने अपनी कंट्री डेस्टिनिया का फ्लैग भी छोड़ा था। हमला एक बार नहीं कई बार किया गया था। डीमन लॉर्ड ने एक दूत को भी भेजा था इंसानों की जमीन पे, लेकिन वो वापस ही नहीं लौटा। इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए टेरन सामने आता है। वो डीमन लॉर्ड से कहता है कि वो वॉर को रुकवा सकता है। लिविया पूछती है कि क्या वो सच में वॉर रुकवा सकता है। ब्लेड बोलता है कि हाँ, वो ऐसा कर सकता है। रूरी बताती है कि टेरन कोई सबसे ताकतवर शख्स नहीं, बल्कि वो सबसे अमीर व्यापारी है, और व्यापार तो इंसानों और डीमंस दोनों के लिए जरूरी है। सेत्सु बोलता है, तो क्या वॉर रुकवाने के लिए डेजास किसी की नौकर बन जाएगी? वो ब्लेड का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि वो ऐसा होने भी कैसे दे सकता है। लेविया बताती है कि उस वादे के लिए जो उसने शांति बनाए रखने का किया था, वो वादा उसने सेत्सु से ही किया था। असल में तो किसी तरह इन सब के पीछे सेत्सु ही जिम्मेदार है। लेविया कहती है, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद हम देखते हैं कि लेविया और सेत्सु तेजी से डीमन कैसल की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में डीमन वुल्व्स उनको घेर लेते हैं। ब्लेड ने बताया था कि शादी कब है ये नहीं पता, लेकिन ये बात तो तय है कि उनके पास वक्त नहीं है। डीमन कैसल को जाने वाला रास्ता भी मॉन्स्टर से भरा हुआ है। लिविया कहती है उनको तो वो संभाल लेगी। जिसके बाद सेत्सु रूरी को ब्लेड की सुरक्षा में छोड़ के डीमन कैसल की ओर सबसे छोटे और खतरनाक रास्ते से बढ़ते हैं।
हैं। लेविया ने अपने एक हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लगभग सभी डीमन वुल्फ्स को खत्म कर दिया था और अब वो पूछती है कि आगे क्या प्लान है। सेत्सु बोलता है कि हम उस बकवासी शादी को रोकेंगे और टेरेस को कब्जे में लेंगे, लेकिन उसका असल सवाल ये था कि उस अमीरजादे के बिना वो लोग वॉर को रोकेंगे कैसे। सेत्सु बताता है कि शायद वो इन सब के पीछे है ही नहीं। व्लेड ने बताया था कि पहले हमला इंसानों की तरफ से हुआ था, लेकिन डेस्टेनिया में हमला पहले डीमंस के द्वारा हुआ था। जिन आर्मर पहने हुए सोल्जर्स के द्वारा ये हमला हुआ था वो तो ना इंसान लगते हैं ना डीमंस। मतलब कि डीमंस और इंसानों के बीच हुआ वो 5 साल पहले समझौता कभी टूटा ही नहीं। इस जंग को शुरू करने की किसी की सोची समझी चाल है। शायद टेरिस इन सब के पीछे ना हो, लेकिन वो जरूर उस मास्टरमाइंड के बारे में कुछ तो जानता होगा। और तभी अचानक और डीमंस वुल्फ्स उन पर छिपकर हमला कर देते हैं, लेकिन समुद्र की देवी के आगे उनकी एक ना चली, जिसके बाद वो वापस डेमोनिक कैसल की ओर बढ़ने लगते हैं। इस दौरान हमें लेविया के दिल की एक बात पता चलती है। उसको सेत्सु के साथ एडवेंचर पर जाना हमेशा से पसंद है। 5 साल पहले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ऊपर क्या हो रहा है। वो अपना पूरा वक्त कुछ ना करते हुए गुजारती थी, लेकिन जब उसकी मुलाकात सेत्सु से हुई उसे रियलाइज हुआ कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। वो शांति कायम रखती है इसीलिए नहीं क्योंकि उसने सेत्सु से वादा किया था, वो असल में चाहती है कि शांति कायम रहे। लेविया सेत्सु से कहती है कि उसकी बनाई स्क्विड रिंग कच्ची स्क्विड से भी स्वादिष्ट थी। वो कहता है कि ऐसी बात है तो वो जितना चाहे वो उसके लिए बनाएगा। डीमन कैसल के करीब आते ही लिविया कहती है कि अपना सबसे बेकार देना सेत्सु। अचानक हमें डीमन लॉर्ड डेजा अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है कि उसने काफी लंबा जीवन जिया है और इस जीवन से उसने सीखा है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। एक रूलर और एक प्रोटेक्टर होने के नाते उसने कई जंगें लड़ी, लेकिन जब उसका सामना सेत्सु से हुआ उसने कहा कि चलो इस बिन मतलब की जंग को रोक देते हैं। उसने उसे ये ब्रोच तोहफे में दिया और कहा कि उस पे काला रंग सूट करता है। और इस तरह हमारे रिस्बॉय ने समाज को दिखाया कि कैसे डीमन लॉर्ड को भी पटाया जा सकता है। अब कुछ वक्त बीतने के बाद डेजा को एक दिन खबर मिलती है कि सेत्सु अचानक लापता हो गया है। डेजा इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। वो मन में कहती है कि भले ही उनकी मुलाकात फिर से ना हो, लेकिन शांति बनाए रखने का उससे किया प्रॉमिस वो कभी टूटने नहीं देगी। इंसानों और डीमंस में समझौता बनाए रखने के लिए दोनों देशों में व्यापार होने लगे। जंग को रुके 5 साल बीत चुके थे, चीजें अच्छे से चल रही थी, पर फिर अचानक सेत्सु का दिया ब्रोच टूट जाता है। ब्लेड कहता है कि वो डेस्टेनिया में एक अच्छे ज्वेलर को जानता है, वो इसे रिपेयरिंग के लिए भिजवा देगा। अब एक दिन डेजा को खबर मिलती है कि इंसानों के द्वारा उनकी जगहों पर हमला हुआ है। ब्लेड डेजा से पूछता है कि क्या समझौता सिर्फ 5 सालों का था। डेजा कहती है कि सीधा नतीजे पे मत पहुंचो। वो अपनी आर्मी को तैयार करने का ऑर्डर देती है और अपने 2 खास लोगों को डेस्टेनिया भेजती है वहाँ के हालात जानने के लिए। वो सेत्सु से कहती है कि वो अपने वादे को किसी भी हालात में टूटने नहीं देगी। जंग की तैयारी शुरू हो चुकी थी। डीमंस में गुस्सा था कि उन्हें इंसानों के साथ समझौता करना ही नहीं चाहिए था। वो भी घबराए हुए हैं, वो भी जंग नहीं चाहते। डेजा भी घबराई हुई थी। डेस्टेनिया के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसे डर है कि क्या वो सेत्सु से किया वादा निभा भी पाएगी। उसी वक्त ब्लेड डेजा को खबर देता है कि टेरन ट्रेडिंग कंपनी से टेरन उनसे बात करना चाहता है। और जब उसने जंग को रोकने की अपनी शर्त रखी, डेजा के सभी सपोर्टर्स आग बबूला हो गए थे। टेरन कहता है कि वो अपने ऑफर के लिए सीरियस है। अपनी टेरन ट्रेडिंग कंपनी से वो वॉर को रुकवा सकता है। डेजा कहती है तो इसके बदले में मुझे तुम्हारी गुलाम बनना होगा। वो कहता है कि वो तो उसकी खूबसूरती का दीवाना है, वो चाहे जो नाम इसको दे सकती है। वो उसके सामने कर्स ऑफ सर्विट्यूड नेकलेस रखता है और डेजा के ये पहनते ही वो उसके पूरे काबू में होगी। वो पूछती है ये चीज उसे कहाँ से मिली। वो कहता है कि वो अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता है। व्लेड डेजा से कहता है कि ये सब मानने की कोई जरूरत नहीं है, पर डेजा उसे चुप करवा देती है और कहती है कि उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। टेरन ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे पास सोचने का वक्त होगा। अकेले में डेजा सोच रही थी कि क्या अब उसके पास बस यही इकलौता रास्ता है अपने वादे को निभाने का। तभी व्लेड वहाँ आता है और कहता है कि उसे ये ऑफर मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारी आर्मी तैयार है, हमारी आर्मी का एक एक सोल्जर उसके लिए मिटने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वो खुद भी। डेजा कहती है कि यही वजह है कि वो वॉर नहीं चाहती। शायद लोग कहेंगे कि मैं कायर हूँ, डीमन लॉर्ड के पद के लिए मैं लायक नहीं थी,
व्लेड ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि वो हार नहीं मानेगा। डेज़ा अपने आप से कहती है कि सेत्सु, तुमने कहा था कि मुझ पे काला अच्छा लगता है। तो वो सेत्सु से सवाल करती है कि क्या तब तुम मुझ पे हंसोगे जब मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध सफेद पहनूंगी अपनी शादी में। अब इसके कुछ देर बाद हम टेरन को यहाँ से जाते हुए देखते हैं। वो एक शख्स से बात कर रहा था कि डेज़ा को कन्विंस करना कितना आसान था। अब डीमन किंगडम तुम्हारा होगा और डीमन लॉर्ड मेरी होगी, और अगर इसी तरह वो लोग कामयाब होते रहे तो एक ऐसी जंग शुरू होगी जो किसी से नहीं रुकेगी। टेरन उस आदमी से बोलता है कि अब उसे अपने उन एक्सपेंसिव मैजिक सोल्जर्स को वापस बुला लेना चाहिए। वो कहता है कि कोई जरूरत नहीं, अभी मास्टर की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। आज ही डेज़ा की शादी टेरन से होने जा रही है। टेरन उस नेकलेस को बाहर निकालते हुए ये कसम खाता है कि आज डिमोनिक किंगडम और टेरन ट्रेडिंग कंपनी एक होने जा रही है। मास्टर और नौकर का ये रिश्ता पूरी दुनिया में अमन लाएगा। वो कहता है कि अपने नए डीमन लॉर्ड को सम्मान दो, हम एक साथ होकर पूरी दुनिया की रक्षा करेंगे। अपने प्रॉमिस को बनाए रखने के लिए डेज़ा भी उस नेकलेस को पहनने के लिए तैयार हो गई थी। बस वो एक आखिरी बार सेत्सु को देखना चाहती थी। और जब टेरन उसे नेकलेस पहनाने ही वाला था, अचानक चर्च का शीशा तोड़ के सेत्सु वहाँ एंट्री लेता है। पूरे चर्च में भगदड़ मच गई थी। सेत्सु कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ प्रिंसेस। उसको सलामत देख उसकी आंखें नम हो गई थी। टेरन अपने मैजिकल सोल्जर्स को उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन उसके वो महंगे सोल्जर्स लिविया के आगे एक पल नहीं टिक पाए। फिर तभी अचानक वो मिस्ट्री मैन सामने आता है। उसने लिविया की परछाई को हवा में ही पकड़ लिया था। अब इससे पहले वो अपने टेंटिकल से लिविया को मार ही देता, सेत्सु उसके सभी टेंटिकल्स को काट देता है और एक ही मुक्के में उसे ढेर कर देता है। वो कहता है, तैयार हो जाओ डेज़ा को रुलाने की कीमत चुकाने के लिए। वो हंसता है और कहता है कि ये खबर तो मुझे मास्टर को देनी होगी, खोया हुआ हीरो वापस आ गया है। वो सेत्सु पर भी शैडो से ही हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सेत्सु उसे ही पकड़ लेता है। सेत्सु उसे लात मारता है और वो वापस ढेर हो जाता है। वो भी जानता था कि वो हीरो का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसीलिए दीवार तोड़ के वो वहाँ से भाग जाता है। अब ये खत्म होते ही डेज़ा सेत्सु से चिपकने लगी थी। वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे, मैंने तुमको बहुत 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 मिस किया। मुझे लगा था कि दोनों में किस ही हो जाएगी, लेकिन ये गले लगकर काम चला लेते हैं। लेविया कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया हो तो इन्हें भी देख लो। इन मैजिक सोल्जर्स को कर्ज से बनाया गया था। सेत्सु को शक है कि इन सब के पीछे तोमा का ही हाथ है। वो उस नेकलेस को तोड़ देता है। डेज़ा कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो उसकी मदद करेगी। तोमा को कीमत चुकानी पड़ेगी उसे ये पहनने पर मजबूर करने के लिए। सेत्सु कहता है कि वो यहाँ से रेगुलस जाएगा। रेगुलस किंग ऑफ बीस्टमैन की जमीन है। डेज़ा कहती है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। सेत्सु कहता है कि अपने वादे को बनाए रखने के लिए हमें ये सब करना होगा। लिविया परेशान होते हुए कहती है कि अरे क्या हमें अभी जाना होगा, मुझे वापस से बोट वाला काम करना पड़ेगा। अरे यार थोड़ा आराम तो दो, मैंने पूरी रात लड़ाई की है। तभी वहाँ रूरी और व्लेड भी आ जाते हैं। व्लेड की तो सांसें अटक गई थी महल का ये हाल देख के। रूरी वो बक्सा सेत्सु को देते हुए बोलती है, ये तुम्हें उसे देना चाहिए। सेत्सु वही ब्रोच उसे दूसरी बार देता है। ये देख डेज़ा पहली बार के लिए तो हैरान हुई थी और फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। वो अपने हाथों से उसे वो ब्रोच पहनाता है। अब इसके बाद कैसल को ठीक करने का काम भी शुरू हो जाता है। टेरन को भी पकड़ लिया गया था। डेज़ा उसके साथ नहीं आ सकती। ऐसे हालातों में गद्दी पर बैठने वाला भी कोई होना चाहिए। सेत्सु कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद वो उसे वहाँ लेके जाएगा जहाँ भी वो चाहेगी। रूरी भी यहीं रुकने वाली है। उसे यहाँ दुकान खोलने की परमिशन मिल गई है, जो कि खुद की दुकान उसका हमेशा से सपना था। व्लेड भी कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मदद चाहिए हो तो मेरी प्रजाति हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है। और इसके बाद लेविया और सेत्सु अपने सफर में आगे निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से कहानी वापस से पास्ट में जाती है, जब यूही की मुलाकात पहली बार यूकी से हुई थी। वो यूही के लिए काफी डरावना और अनफ्रेंडली बॉय था, पर क्योंकि दोनों पास ही रहते थे इसीलिए दोनों का ज्यादातर वक्त एक साथ ही गुजरता था, जिस कारण वो यूकी का असल चेहरा देख पाई कि वो कितना अच्छा है। काफी सालों बाद जब यूकी और यूही वापस घर लौट रहे थे, अचानक वो सवाल करती है कि क्या उसे दूसरे हाई स्कूल जाना होगा, जबकि वो यूकी के साथ सेम हाई स्कूल में पढ़ना चाहती है। फिर वो ये कहकर आगे बढ़ जाती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। लेकिन अपने अपार्टमेंट के बाहर यूही एक बार फिर बोलती है कि यूही उसकी उस बात के बारे में क्या सोचता है।
वो कहता है कि शायद उसे आसान स्कूल में ही जाना चाहिए। अगर बहुत परेशानी हो तो हमें सेम स्कूल में नहीं जाना चाहिए, तुम बस अपने लिए चीजें मुश्किल कर लोगी। यूही को ऐसा जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए था। बेचारे यूकी को एहसास भी नहीं हुआ कि क्या उसने कुछ गलत कहा है। यूही उसी दिन से बहुत मेहनत करने लगी, लेकिन इसके बावजूद उसके मार्क्स एवरेज ही आ रहे थे। ट्यूशन से घर जाते दौरान कुछ घर से आवारा लौंडे यूही को परेशान करने लगते हैं। उसका उदास चेहरा देखकर वो समझ गए थे कि यूही के मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं कर पा रही हो तो इतना जोर लगाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एंजॉय करना चाहिए। ये पढ़ाई वढ़ाई जैसी बकवास चीज छोड़ो एंड लेट्स हैव फन विद अस। वो कहते हैं कि हमें मजे करने के कई तरीके पता हैं, तुम्हारी सारी थकान मिटा देंगे। और तभी वहाँ यूकी बीच में आता है। वो कहता है कि तुम किसी और को ढूंढ लो, हम पढ़ाई करने में बिजी हैं। अब उन्हें लगा कि यूही का बंदा है, सो दैट रीजन वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यूकी यूही से बोलता है, वो लोग पूरी तरह गलत भी नहीं कह रहे थे, अपने आप को इतना पुश करना तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यूही मायूस हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर तक वहाँ ऐसी ही शांति बनी रहती है। आखिर यूही बोलती है, भले ही लोगों को लगे कि वो उसके लिए ठीक नहीं है, फिर भी वो यूकी के सेम हाई स्कूल में ही जाना चाहती है। यूकी उसे शांत करवाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा, लेकिन याद रखना ये आसान नहीं होगा, भले ही तुम कितना चिल्ला लो या रो लो। अरे भाई, पढ़ाई ही करनी है। यूही खुश हो जाती है और कहती है कि वो हमेशा यूकी के साथ होना चाहती है, वो उससे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेगी। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। डेस्टिनिया में समन किए गए हीरोज की ट्रेनिंग चल रही थी। पहले से ये लोग काफी कुछ सीख चुके थे, पर यूही कमाल कर रही थी। एल्का भी यूही की इम्प्रूवमेंट की तारीफ करती है। अब ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद यूही एल्का को रोकती है और पूछती है कि क्या वो यूकी के फ्रेंड या उसके साथी हैं। वो लोग हाँ बोलते हैं। यूही उनसे स्पेशल ट्रेनिंग लेना चाहती थी ताकि वो यूकी के बराबर खड़ी हो सके। वो बड़े हैरान होते हैं। एल्का उसे अपने साथ ले आती है और दिखाती है इस पीसफुल वर्ल्ड को जो सेत्सु ने बनाया था, और आज भी इस दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए वो कहीं लड़ रहा है। यूही कहती है कि वो भी यूकी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती है, लेकिन वो उतनी ताकतवर नहीं है। एल्का भी कहती है कि वो इस बात को मजाक में नहीं लेगी, जिसके बाद दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाता है। एल्का आइस मैजिक से हमला करती है और यूही फायर फ्लेम से उस हमले को बेकार कर देती है। एल्का भी ये देख पा रही थी कि यूही ने पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। वो कहती है कि तुम दूसरी दुनिया से आए लोगों से अलग हो, फिर भी सेत्सु के साथ खड़े रहने के लिए उसमें अभी भी कमी है। एल्का उसे किंगडम के सीवर टनल में लेके आती है। वो बताती है कि वो लोग इस जगह को सोल्जर्स की फाइनल ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। यूही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कहती है कि अभी सब कुछ तुम्हारे सामने होगा, जिसके बाद गटर के पानी से आमतौर से बड़ा क्रोकोडाइल बाहर निकल कर आता है। यूही को इससे लड़ना होगा और इसे हराना होगा, पर उसका डर उसे पीछे ढकेल रहा था। एल्का उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो उससे काफी ज्यादा ताकतवर है। यूही हिम्मत करती है और एक फायर बॉल को समन करती है। वो क्रोकोडाइल जलने लगा था, लेकिन एल्का का चेहरा बताता है कि सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। वो क्रोकोडाइल यूही पे हमला करता है। यूही फायर ब्लास्ट से उसे पीछे ढकेल देती है। एक पल के लिए लगा कि वो खत्म हो गया है, पर फिर वो वापस हिलने लगा। एल्का बिल्कुल भी दया नहीं दिखाती। वो यूही से कहती है उसे खत्म करो। वो यूही से कहती है कि तुम्हारा मैजिक मेरे मैजिक जितना ताकतवर है, लेकिन अगर ये जंग है तो अपने दुश्मन को खत्म करो, वरना वो तुम्हारे दोस्त को खत्म कर देगा। अगर तुम अपने करीबी को बचाना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना होगा और जीना होगा। इसी डिटर्मिनेशन की यूही में कमी है। एल्का उस मॉन्स्टर को मार के वहाँ यूही को अकेली छोड़ चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि थिया यूही से मिलने आई है। वो उसकी कल लगी चोट को ठीक कर देती है और कहती है कि एल्का थोड़ी पागल है जो तुम्हें इतनी जल्दी असल बैटल में ले गई। यूही कहती है कि ऐसा नहीं है, उसने ही उससे कहा था। अचानक थिया कहती है कि तुम हमसे अलग नहीं लगती और शायद इसी वजह से एल्का भी तुम्हें सेम ट्रीट कर रही थी। और सेत्सु भी यूही को वैसे ही देखता है जैसे वो अपने साथियों को देखता है। ये सुन के यूही बड़ी हैरान होती है।
हिया पूछती है आखिर वो सेत्सु के साथ क्यों रहना चाहती है। वो जानती तो है ना कि उसके आसपास रहना भी उसके लिए खतरा बन सकता है। यूही बड़े प्यार से कहती है कि यूकी ने पूरी जिंदगी भर उसकी मदद की है, तो इस बार वो चाहती है कि वो उसके लिए मदद बने। उनके बीच हुई ये बातचीत एल्का भी सुन रही थी। शायद उसी ने तो थिया को भेजा था। वैसे एल्का नहीं चाहती कि यूही उनके आसपास रहे। उनके पास होना उसके लिए खतरा बन सकता है। वो इतनी काबिल तो है कि जंग में अपने आप को संभाल लेगी। फिर भी एल्का डरती है। हिया ये कहकर चली जाती है कि उसे उसका फैसला लेने दो। रास्ते में शाम के वक्त ग्लेन यूही को चुपचाप खड़ा देखता है। वो उससे बात करता है। उसे यूही की परेशानी के बारे में पता चला। यूही उससे सवाल करती है कि उसे लड़ने की हिम्मत क्या देता है। वो कहता है कि वो एक सोल्जर है। वो किसी को भी मुश्किल में तड़पता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन ये तो उसका काम है। यूही को उसकी डिटर्मिनेशन उसे खुद ढूंढनी होगी। यूही काफी देर तक इसके बारे में सोचती है। वो अपने आप से ही सवाल करती है कि क्या वो सच में लड़ना चाहती है। आखिर उसे जवाब मिल गया था। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान उसने अपने मैजिक पावर से वहाँ सभी को हैरान कर दिया था। वो वाकई बहुत ताकतवर हमला था। आज यूही खुद एल्का को लेके जाती है। वो सवाल करती है कि क्या उसे अपने लड़ने की वजह मिल गई है। पानी से पहले जैसा एक और मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इस बार यूही भी निडर दिख रही थी। वो एल्का से कहती है मेरी डिटर्मिनेशन देखो। यूही फिर से फायर बॉल से उस पर हमला करती है। इस बार का यह हमला पहले से काफी ज्यादा ताकतवर था। एल्का उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसने अपनी डिटर्मिनेशन को साबित कर दिया है। पर तभी यूही कहती है कि वो अभी तक मरा नहीं है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वाकई अभी भी जिंदा है, लेकिन अब वो लड़ भी नहीं पाएगा। वो कहती है कि उसकी डिटर्मिनेशन ये है कि वो कभी किसी की जान नहीं लेगी। एल्का बड़ी कंफ्यूज दिखाई देती है। खैर वो कहती है कि वो एकदम सेत्सु जैसे बात कर रही है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा। बिना किसी को मारे जीतना ये कोई आसान जंग नहीं होगी। हम देखते हैं कि वो दिन भी आ चुका है जब हीरोज की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। कल डेस्टिनिया की आर्मी अपने हीरोज के साथ एविल थियोन यानी डेमोनिक नेशन के लिए रवाना होगी, और यहाँ दूसरी तरफ सेत्सु और लेविया बीस्ट मैन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। और सेत्सु गुस्सा हो रहा था क्योंकि लेविया काफी चिल थी। वो बोलती है कि हमारे पास करने को है ही क्या जब तक हम लोग बीस्ट कॉन्टिनेंट नहीं पहुंच जाते। और वो सेत्सु को सुनाती भी है क्योंकि उसने एक गॉड को बोट बना रखा है, पर वो भी कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वॉर की वजह से सभी शिप बंद हो गई हैं। वो बोलता है कि क्या तुम मैजिक का यूज करके हमें टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। वो मना कर देती है क्योंकि टेलीपोर्टेशन मैजिक में हाई लेवल का मैजिक और टाइम चाहिए। अब इतना ठूसने के बाद वो और खाने को मांगती है। तभी अचानक बग्गी रुक जाती है। उनके साथ बग्गी में दो नई सवारी आ रही थी और उनमें से एक को सेत्सु पहचानता था, एलिसा, जो सेत्सु को देखकर रोने ही लगी थी। एलिसा सेत्सु की टॉप स्टूडेंट थी और उन्होंने साथ में कुछ वक्त ट्रैवल भी किया था। सेत्सु बोलता है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि तुम मेरी स्टूडेंट थी। एलिसा बोलती है कि मास्टर आप ये क्या बात कर रहे हो, आपने मुझे हर रात कितना कुछ सिखाया है। लेविया गुस्सा होकर पूछती है कि ये क्या बक रही है। तभी वो छोटी बच्ची बीच में बोलती है। एलिसा बताती है कि ये उसकी बहन एमिली है। सेत्सु को तो याद नहीं कि उसकी छोटी बहन भी थी। वो बताती है कि वो लोग सगे नहीं हैं और कुछ वक्त पहले से ही साथ रह रहे हैं। खैर वो सेत्सु से पूछती है कि वो 5 सालों से कहाँ गायब थे। सेत्सु बताने लगता है और सभी लोग काफी ध्यान से सुनते हैं। सेत्सु की कहानी सुनने के बाद एलिसा को बहुत बुरा लगता है कि उसे फिर से सफर करना पड़ रहा है तोमा के प्लान को चौपट करने के लिए। सेत्सु एलिसा को साथ आने को कहता है और उसकी मदद करने को कहता है जैसे उसने 5 सालों पहले की थी। ये सुन के लेविया को बुरा लगता है। एलिसा भी एक्साइटेड थी, लेकिन वो अपनी अलग एक परेशानी से जूझ रही है। सेत्सु के गायब हो जाने के बाद एलिसा ने मॉन्स्टर को खत्म करने की जॉब शुरू कर दी। एक दिन उसे एक विलेज में ड्रैगन को मारने के लिए बुलाया जाता है। उसी विलेज में उसकी मुलाकात एमिली से हुई थी। ड्रैगन को मारने तक एलिसा को एमिली के साथ ही रहना था। इनकी बातों के बीच हमें पता चलता है कि ये घर एमिली का भी नहीं है, ये उसके भाई का घर है जो उसे 2 साल पहले मिली थी। तब से ही वो दोनों एक साथ रह रहे हैं, लेकिन उस दिन से वो घर नहीं आया है जब से ड्रैगन दिखाई दिया है। एलिसा समझ जाती है कि क्या हुआ होगा। एमिली बोलती है कि वो वापस अकेली हो गई है, लेकिन उसे कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वो हमेशा से अकेली थी। उसकी कहानी सुनने के बाद एलिसा बोलती है कि वो सफ़र करते करते बहुत थक गई है। यहाँ का काम खत्म करने के बाद वो थोड़ा वक्त और यहाँ बिताना चाहती है। ये सुन के एमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी।
वो कहती है कि ये घर उसके लिए बहुत बड़ा है। एलिसा बोलती है, क्या मैं जब तक यहाँ पर हूँ क्या तुम मुझे अपनी बड़ी बहन जैसे ट्रीट कर सकती हो? ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई, वो उसे गले लगा लेती है। सेसु एलिसा से एक सवाल करता है, क्या एमिली का भाई उस ड्रैगन के हमले में मारा गया? एमिली का चेहरा उदास सा हो गया था। एलिसा कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो मारा गया है। असल में जब भी ड्रैगन ने हमला किया हर बार कई विलेजर्स गायब हो जाते थे। ड्रैगन के हमले में ना कोई सबूत मिलता और ना ही डेड बॉडी या तो घायल लोग। अब कहानी वापस से पास्ट में जाती है। एलिसा जब ड्रैगन को पकड़ने की तैयारी कर रही थी तभी एमिली उसके पास आकर उससे पूछती है कि वो क्या कर रही है। वो कहती है कि आज वो उसे पकड़कर पीट देगी। एमिली नहीं चाहती थी कि एलिसा खतरा उठाए। वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे वापस घर जाने को कहती है क्योंकि यहाँ खतरा बढ़ने वाला है। एमिली उसे तितली दिखाती है जो वो उसके लिए लेकर आई थी, लेकिन वो उसे देने से पहले ही उड़ गई। अब इसके कुछ देर बाद विलेज पर ड्रैगन का हमला होता है। एलिसा उस पर घातक हमला करती है। ड्रैगन विलेज से दूर भागने लगा था। एलिसा उसका पीछा करती है ताकि वो आज ही सब खत्म कर दे, पर अचानक ही वो ड्रैगन उसके हाथों से निकल गया। वो विलेज वापस लौटी तब तक सभी लोग गायब हो चुके थे। वो भागकर एमिली के घर जाती है। किसी तरह एमिली इसमें बच गई थी, पर लेकिन इस हादसे ने उसे डरा दिया था। अब एलिसा वापस शहर जा रही है ताकि वो एमिली को किसी के पास छोड़ सके जो उसका ख्याल रख सके। लिविया और सेसु भी ये कहानी सुनकर एकदम हैरान थे। ये कोई आम हमला नहीं लगता, पर वो कहते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे। एलिसा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। एमिली भी सेसु को थैंक्स कहती है, पर क्योंकि वो लेविया का नाम नहीं जानती थी इसीलिए वो उसे मिसेस सेसु कहती है, जो सुन उसके गले में खाना अटक जाता है। इसके कुछ देर बाद अचानक लेविया अंदाजा लगाती है कि शायद इन सब के पीछे ज़ॉम्बीज का हाथ है। वो कहती है कि शायद इन सब के पीछे कोई बुरा जादूगर है जिसने पूरे गांव के लोगों को ज़ॉम्बी बना दिया है। सेसु कहता है कि ज़ॉम्बीज अपनी तादाद बढ़ाते हैं, ना कि गायब हो जाते हैं। वो कहती है कि ये खास तरह के ज़ॉम्बी होते हैं जिन्हें एयर ज़ॉम्बी कहा जाता है। ये ज़ॉम्बी बनने के बाद गायब हो जाते हैं। सेसु उसको मारते हुए कहता है कि बात को सीरियसली लो। तब वो बोलती है कि जलपरी पर क्या ख्याल है, जो अपने गानों से लोगों को आकर्षित कर लेती है। सेसु कहता है कि शायद विलेज माउंटेन्स के बीच में है, तो इस पर भी वो बोलती है कि क्या पता मरमेड माउंटेन में रहती हो, उसे शायद यहाँ का खाना पसंद हो। तब एमिली बोलती है कि सी मॉन्स्टर्स की एक अलग स्मेल होती है जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है, पर वो ये क्लियर करते हुए चलती है कि उसका कहने का मतलब ये नहीं है कि लेविया से महक आ रही है। तब सेसु बोलता है कि शायद इन सब के पीछे एलियंस का हाथ है। वो बताता है कि दूसरी दुनिया में सब लोग इसके बारे में जानते थे। वो लोग चांद से आते हैं और इंसानों को किडनैप कर लेते हैं। लेविया उसको मारते हुए कहती है कि इस बात को सीरियसली लो। सेसु दुखी होते हुए बोलता है कि शायद वो ड्रैगन भी लेविया जैसा ही हो, जो इंसानों का रूप लेकर विलेजर्स के बीच में ही छुप गया हो। वो लेविया से सवाल करता है कि क्या वो ऐसा कर सकती है, पूरे विलेज को गायब करना बिना कोई सबूत छोड़े। वो कहती है कि वो ना तो ये कर सकती और ना ही करेगी। एलिसा हैरान हुई ये सुनकर कि लेविया एक ड्रैगन है। उसे पता चला कि वो तो सी गॉड है। वो कहती है कि वो एक गॉड है, उसे ड्रैगन से कंपेयर मत करो। उनकी बग्गी रुक जाती है क्योंकि तेज बारिश के कारण आगे का रास्ता बंद हो गया है। तभी अचानक सेसु एक सवाल पूछता है, आखिर ड्रैगन बार बार विलेज पे हमला कर ही क्यों रहा है? लिविया इसकी दो पॉसिबिलिटीज बताती है। पहला कि शायद ड्रैगन भूखा होगा और गांव वालों को अपना शिकार बनाता होगा, या शायद इसके पीछे मैजिक पावर कारण हो। लेविया बताती है कि मैजिक पावर का यूज मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करता है। अगर विलेज में हाई लेवल का मैजिक यूज किया गया हो तो पॉसिबल है कि मॉन्स्टर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। लेकिन अगर इस चीज को मान भी लिया जाए तो भी लोग गायब क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब तो अभी भी नहीं है। अचानक एक हैरान कर देने वाली बात सेसु बोलता है, कहीं लोगों को ट्रांसफर मैजिक के द्वारा कहीं लेके तो नहीं जाया जा रहा है? शायद लोग अटैक होने के बाद में नहीं, अटैक होने से पहले गायब हो जाते हों और जिस मैजिक पावर का वहाँ यूज किया गया उससे ड्रैगन अट्रैक्ट हो जाता हो। पर एलिसा कहती है कि ये करने के लिए कोई करने वाला भी तो होना चाहिए। सेसु कहता है कि ये बात तुम उस मैजिक यूज करने वाले से ही क्यों नहीं पूछ लेती। टेलीपोर्टेशन मैजिक को तैयार करने के लिए लगभग 1 साल का वक्त लगता है और शायद उस विलेज में कोई था जो 2 साल पहले ही आया था। यहाँ सीधा सीधा शक एमिली के ऊपर ही जा रहा था। एलिसा कहती है कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, ये तो खुद एक विक्टिम है। एमिली भी कहती है कि उसे एलियन वाली कहानी में ज्यादा सच्चाई लगती है। लेकिन सेसु का एक और सवाल था, एमिली को कैसे पता चला कि लेविया एक सी मॉन्स्टर है? लेविया मामूली से एकदम अलग है। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में मैजिक को रिलीज नहीं होने
होने देती। एलिजा तक को इसका पता नहीं चला तो एमिली को कैसे पता? अब क्योंकि एमिली की सच्चाई सामने आने लगी थी, उसका अपीयरेंस चेंज होने लगा था। अचानक वहाँ धमाका होता है। सेसु लेविया और एलिसा को उस धमाके से बचा लेता है और अब सच्चाई सामने आती है कि एमिली वही असल में ड्रैगन थी। एलिसा को शर्म आ रही थी कि वो अपने आप को सेसु का टॉप स्टूडेंट बताती है। तभी उससे लड़ते हुए सेसु कहता है, कुछ करो मेरी टॉप स्टूडेंट। जिसके बाद वो दोनों एक साथ आकर एमिली को कंफ्यूज कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठा के लेविया सेसु की तलवार को चार्ज कर देती है, जिससे उसका हमला काफी ताकतवर हो गया था। एमिली को काफी चोट आई थी, वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एलिसा ऐसा होने नहीं देती। वो उसके सिर में तलवार घुसा देती है, जिस कारण वहीं उसकी मौत हो गई थी। एलिसा को इसका पछतावा तो हो रहा था। अब इसके कुछ देर बाद हम सेसु और लेविया को समुद्र पार करते हुए बीस्ट कॉन्टिनेंट जाते हुए देखते हैं। लेविया पूछती है कि क्या उन्होंने एमिली को अकेला छोड़ के ठीक किया। वो कहता है कि उसने ड्रैगन को खत्म किया है, वो अपने आप को संभाल लेगी। यहाँ दूसरी तरफ हम एलिसा को देखते हैं, जो एमिली के घर आई हुई थी। वो एमिली को याद कर ही रही थी और फिर सच में वहाँ एमिली आ जाती है। वो अपनी तलवार निकालकर पूछती है कि कैसे। एमिली कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, तुम्हें वाकई लगा कि तुमने मुझे मार दिया है। मेरे पेट्स की स्मेल काफी अलग है, इसके बावजूद तुम हमें पहचान नहीं पाई। एलिसा पूछती है कि गाँव वाले कहाँ हैं। वो जवाब देती है कि उसने तो उन्हें डॉल बना दिया, इन्हें वॉर के लिए मैजिक सोल्जर्स की जरूरत थी। एलिसा घबराते हुए पूछती है कि आखिर वो कौन है। वो कहती है कि वो सभी मॉन्स्टर की मास्टर मैलुअर और उसे ये नाम तोमा ने दिया है। अब अचानक सीन बीस्ट कॉन्टिनेंट पर जाता है, जहाँ शिरोनिको नाम की एक बीस्ट गर्ल को गांव वाले तरह तरह की चीजें फ्री में खाने को दे रहे थे। थोड़ा आगे जाते ही कुछ बच्चे शिरोनिको को उन्हें ट्रेन करने को कहते हैं। वो भी शिरोनिको की तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। वो कहती है कि लड़ना अच्छी बात नहीं होती, ये तो मेरा काम है। कुछ तो बात थी कि हर कोई शिरोनिको को कुछ न कुछ दे रहा था। किसी तरह शाम तक वो ये सब अपने घर लेकर जाती है और अब जाके हमें पता चलता है कि शिरोनिको की छोटी बहन की तबीयत खराब है और शायद यही कारण है कि गांव वाले शिरोनिको की इतनी मदद करते हैं। शिरोनिको अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है अपनी बहन को ठीक करने की। वैसे सेसु और लेविया भी बीस्ट कॉन्टिनेंट पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी बीस्ट किंग से मिलने के लिए उन्हें पानी का एक बहुत बड़ा रास्ता पार करना होगा। पर बोट के मालिक ने यहाँ साफ कह दिया था, तुम मुंह उठा के आओगे और बोट मिल जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं होगा, अभी बोट जाने के लिए तैयार नहीं है। सेसु उन्हें समझाता है कि उन्हें बहुत अर्जेंट है, अगर पॉसिबल हुआ तो वो उसकी कमर पर बैठकर भी जा सकते हैं। उसकी ये बातें उस आदमी को गुस्सा दिला रही थी। सेसु लेविया से कहता है, अब शायद हमारे पास बस एक ही रास्ता है। लेविया का दिमाग सटक जाता है। वो गुस्से में पूछती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मैंने कुछ सुना नहीं, क्योंकि 3 दिन से लगातार मैं समुद्र में स्विमिंग कर रही हूँ। सेसु बड़े प्यार से कहता है कि तुम ही हो जिस पे मैं निर्भर हो सकता हूँ। वो उसका सिर सहलाते हुए कहता है कि मैं तुमसे बहुत मेहनत करवाता हूँ ना। बेचारी लेविया यहाँ पिघल जाती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे कल तक आराम करने दो तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तब वो दुकानदार कहता है कि कल तक तो बोट भी तैयार हो जाएगी। सेसु खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या आप सच कह रहे हैं? उसको तुरंत बदलता देख लेविया गुस्सा करने लगती है। हम देखते हैं कि उसी दौरान शिरोनिको भी वहाँ से गुजर रही थी। वो एक होटल आई थी जहाँ एक लेडी उसकी बहन के लिए एक्सपेंसिव मेडिसिन ढूंढती है, जो कि बहुत ही रेयर है। वो लेडी कहती है कि वो उसके लिए ये हर बार कर सकती है। आखिर वो अपनी छोटी बहन को ठीक करने के लिए इतनी मेहनत जो करती है। इस लेडी का नाम कुरो है, जो शिरोनिको के लिए काम लेकर आती है, पर वो कहती है कि इस बार का काम उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। वो उसे सेसु की तस्वीर दिखाती है, जिसे शिरोनिको को खत्म करना था। आज से पहले कभी भी शिरोनिको ने असैसिनेशन का काम नहीं किया था। कुरो कहती है कि अगर ये जॉब उसने कंप्लीट कर दी तो उसे इतना पैसा मिलेगा कि उसे जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और फिर उसे अपनी बहन की दवाई खरीदने में भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तभी उस होटल में सेसु और लेविया भी आते हैं रूम के लिए। वहाँ से जाते वक्त शिरोनिको ने अपने अगले शिकार को भी देख लिया था, लेकिन अब तक वो इस जॉब को करने के लिए पूरी तरह श्योर नहीं थी। पर घर आने के बाद अपनी बहन की हालत देखने के बाद जो उसकी दवाई खत्म होती जा रही है, उसे खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए था। उसी रात जब सेसु और लेविया गहरी नींद में सो रहे थे, शिरोनिको वापस होटल आती है। इस बार उसने अपना मन बना लिया था।
लेकिन उससे पहले वो कुरु से पूछती है कि क्या वो उसे बहन बुला सकती है। कुरु वो कारण है जिसकी वजह से ये लोग अनाथ होने के बाद भी अब तक जी रहे हैं। इससे ज्यादा कुरु ने इनके लिए बहुत कुछ किया है। तो वो पूछती है कि क्या वो इस काम को खत्म करने के बाद क्या वो तीनों एक साथ रह सकते हैं। कुरु कहती है कि शायद वो उनके साथ नहीं रह सकती, लेकिन शिरोनिको जो चाहे वो उसे बुला सकती है। ये सुन के वो बहुत खुश होती है और कमरे की चाबी लेकर वो अंदर चली जाती है। सेत्सु और लेविया फैलकर सोए हुए थे। इस मौके का फायदा उठा के वो अपने पंजों से सेत्सु पर हमला कर देती है, लेकिन ये क्या, वो तो उसका बस एक छलावा था। सेत्सु शिरोनिको के एक लात मारता है, वो सीधा खिड़की से बाहर पहुंच जाती है। सेत्सु को शक है कि इसको तोमा ने भेजा है। शिरोनिको अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म कर लेती है और अनएक्सपेक्टेड सेत्सु पर फायर बॉल से हमला करती है। सेत्सु उस हमले को खड़े खड़े ही बेकार कर देता है और एक चांटा लगाता है शिरोनिको के, क्योंकि टाउन के बीच ब्लास्ट करना खतरनाक था। एक चांटे में ही शिरोनिको ढेर हो गई थी। अचानक वो देखते हैं कि शिरोनिको से कर्स बाहर निकल रहा है। अब जैसे ही शिरोनिको को होश आता है, वो सेत्सु को सामने देखते ही उस पे झपट्टा मारने को तैयार हो जाती है। पर मिनाको भी यहाँ मौजूद थी। असल में ये लोग शिरोनिको के घर पर ही थे। मिनाको बोलती है कि उन्होंने शिरोनिको की मदद की है, उन्हें तो शिरोनिको बेहोशी हालत में मिली थी। सेत्सु शिरोनिको को चुप रहने का इशारा करता है। सेत्सु भी हालातों को समझ गया है कि शिरोनिको ये खतरनाक जॉब क्यों करती है, लेकिन वो उसे बताता है कि मिनाको को कोई बीमारी नहीं है। मिनाको के गले में भी वो कर्स नेकलेस था। सेत्सु के मैजिक से वो कर्स दिखाई देने लगता है। शिरोनिको अपनी बहन को बचाने के लिए सेत्सु से विनती करने लगती है। सेत्सु शिरोनिको को शांत करता है और अपनी तलवार ग्लूटोन को समन करता है। ग्लूटोन एक ऐसी खास तलवार है जो अपना मुंह खोलकर कर्स को खा सकती है, लेकिन ये वक्त उसके यूजर और जिस पर इसका यूज किया जा रहा है उसके लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। अचानक इस प्रोसेस के दौरान सेत्सु पर कुनाई से हमला होता है। वो तो शिरोनिको बीच में आ गई थी। ये हमला कुरो ने, जिसको शिरोनिको अपनी बड़ी बहन मानती है, उसने किया था। वो कहती है कि ना तो तुम मेरा काम कर पाई और अब तुम मेरे टारगेट को बचा भी रही हो। लेविया अपने वाटर मैजिक से उसे दूर कर देती है। इस प्रोसेस को सेत्सु बीच में छोड़ नहीं सकता, इसीलिए कुरो का सामना लेविया को ही करना होगा। इस बात को लेके सेत्सु भी टेंशन में था, क्योंकि कुरो ताकतवर है। लेविया कहती है कि तूने मुझे समझ क्या रखा है, मैं तेरी सवारी बन के घूम रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़ना नहीं जानती। मैं गॉड ऑफ द सी हूँ। यहाँ कुरो हैरान थी ये देखकर, आखिर गॉड ऑफ द सी एक ह्यूमन का साथ क्यों दे रही है। पर फिर भी वो निडर थी, क्योंकि लेविया है गॉड ऑफ द सी और धरती पर वो अपनी पावर का पूरा यूज नहीं कर पाएगी। वो वहाँ मल्टीपल क्लोन्स बना लेती है, लेकिन ये शैडो क्लोन का सस्ता जुत्सु एक गॉड के आगे काम थोड़ी कर पाएगा। वो सभी क्लोन्स को खत्म कर देती है। अचानक कुरो देखती है कि जमीन पर तो पानी आने लगा है। लेविया कहती है कि जहाँ मैं खड़ी हो जाऊँ वहीं समुद्र शुरू हो जाता है। वो एक पानी का फटका मार के कुरो को ढेर कर देती है और कहती है कि अगर तुम अपना मुंह खोलोगी तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। तभी अधमरी सी शिरोनिको कुरो से सवाल करती है, आखिर उसने ये सब क्यों किया। वो कहती है कि बकवास मत कर, एक मामूली सा तो काम नहीं कर पाई, मुझे बड़ी बहन बोलने की कोशिश भी मत करियो। अब क्योंकि कुरो मूड में नहीं थी तो लेविया हमेशा के लिए उसका मुंह बंद करने वाली थी, लेकिन फिर तभी उसका मुंह चलने लगता है। वो कहती है कि तोमा गॉड बनना चाहता है, वो हर एक स्पीशीज को इस दुनिया से मिटा देगा। इतना बताकर वो एक बॉल फोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। खैर, शिरोनिको की छोटी बहन मिनाको एकदम ठीक हो चुकी थी। वो एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं और जो बचा काम था सेत्सु उस नेकलेस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब जब उन्हें ये पता चल चुका है कि इन सब के पीछे तोमा है, तो अब इन्हें उसे किसी भी हालात में रोकना होगा। वो उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दे सकते। इन सब भसड़ में सुबह भी हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें तुरंत बीस्ट किंग के महल के लिए निकलना पड़ता है। बेचारी लेविया को आज रात भी आराम करने को नहीं मिला। अचानक रास्ते में वो लोग शिरोनिको और उसकी छोटी बहन को देखते हैं। वो दोनों कहते हैं कि वो दोनों लड़ने में अच्छे हैं और अगर वो लोग बीस्ट किंग के कैपिटल में जा रहे हैं तो उन्हें अपने साथ एक बीस्ट मैन को तो लेके ही जाना चाहिए।
असल में अभी तक शिरोनिको के सिर से अभी तक कुरो का भूत उतरा नहीं है। वो अपनी बहन से मिलकर एक बार बात करना चाहती है। सेत्सु उन्हें मना नहीं करता और उन्हें भी अपने साथ ले चलता है। अब अचानक कहानी वापस से पास्ट में जाती है। हमें दिखाया जाता है सेत्सु जब वो बीस्ट कॉन्टिनेंट पहली बार आया था। वो रोआ के साथ खेल रहा था जो बीस्ट किंग की बेटी है। वो कहती है कि वो कभी भी सेत्सु को अपना मास्टर नहीं मानेगी। सेत्सु कहता है कि मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं। वो कहती है कि वो कभी भी उसे मास्टर नहीं मानेगी जब तक वो उसे हरा नहीं देता। तो सेत्सु भी आखिर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद रोआ काफी हिम्मत करके सेत्सु पे पहला हमला करती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। बीस्ट किंग के रॉयल कैपिटल में बहस छिड़ी हुई थी। डीमंस और ह्यूमंस के बीच जंग छिड़ने वाली है। अब इससे पहले खतरा उन पर भी आए, वो लोग डीमंस और ह्यूमंस के खिलाफ ही जंग करने की बात कर रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो कहते हैं कि हमें अपने लोगों को बचाने पर ध्यान देना चाहिए। इनकी बहस सुन के बीस्ट किंग के सिर में तो दर्द ही होने लगा था। उसी वक्त रोआ कुछ महसूस करती है। हम देखते हैं कि कैपिटल के बाहर तो मेहमान आए हैं, लेकिन किंग के खास होने के बाद भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। उन्होंने तो शिरोनिका और उसकी छोटी बहन को भी फटकार लगा दी थी। शिरोनिको को लगता था कि वो लोग बीस्ट कॉन्टिनेंट में फेमस हो गए हैं, पर यहाँ आने के बाद उसका सारा ऑरा माइनस हो गया है। हर दिन की नई नई परेशानी देख सेत्सु के तो सर में दर्द होने लगा था। तभी उसकी नजर पड़ती है किंग की बेटी जो उड़ते हुए उसका नाम चिल्लाते हुए आ रही थी। अपने पहरेदारों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। भले ही उसका अपीयरेंस बदल गया है, लेकिन आज भी रोआ सेत्सु को पहचान सकती है। शिरोनिको और उसकी बहन किंग की बेटी को ऐसे देख हैरान थी, लेकिन चिपकने के बहाने वो सेत्सु पर हमला करने वाली थी। लेकिन सेत्सु ने इस चीज को भांप लिया था। वो रोआ को पटक देता है। रोआ इम्प्रेस होती है और कहती है वो अपने होने वाले मास्टर में कोई कमी नहीं चाहती। सेत्सु कहता है कि वो उसका मास्टर नहीं बनने वाला। वैसे वो कहती है कि वो थोड़ा परेशान हो गई थी जब उसने सुना कि सेत्सु अचानक गायब हो गया है। सेत्सु रोआ को सहलाता है, जो देख शिरोनिको और उसकी छोटी बहन को जलन हो रही थी। लेविया कहती है कि 5 साल बीत गए हैं पर कुछ नहीं बदला। बीस्ट किंग रुगुलस भी आते ही सेत्सु पर कूद पड़ते हैं। सेत्सु उनको भी पटक देता है। वो कहते हैं कि मुझे अपने साथी से यही उम्मीद थी। जब सेत्सु अंदर का माहौल देखता है तो सब पीकर पड़े हुए थे, या कहीं इनकी हालत के पीछे बीस्ट किंग का ही हाथ है। सेत्सु के वापस लौटने की खुशी में बीस्ट किंग एक पार्टी रखने का सुझाव देते हैं। वो तो कहते हैं कि एक डुएल भी होना चाहिए, लेकिन सेत्सु यहाँ फन करने नहीं आया था। बीस्ट किंग भी समझ जाते हैं कि परेशानी डीमंस और ह्यूमंस की वॉर है। सेत्सु उन्हें बताता है कि तोमा जिंदा है और वो सभी स्पीसीज को खत्म करने का प्लान बना रहा है। ये सुनकर बीस्ट किंग रुगुलस भी तैयार हो जाते हैं, पर सेत्सु ये नहीं चाहता था कि रुगुलस अपने कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाए। तोमा यहाँ पर भी कुछ करने की कोशिश कर सकता है, तो रोआ कहती है कि अपने डैड की जगह वो जाएगी। रुगुलस भी इससे राजी थे। बस उनकी बेटी ही है जो ताकत में उनकी जगह ले सकती है। और उसी वक्त कबाब में हड्डी घुसाती है। आर्मी कमांडर रोगा कहता है कि इंसान और डीमंस दोनों ही उनके दुश्मन हैं। हम किसी इंसान के भरोसे अपने नेशन को खतरे में नहीं डाल सकते। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो रोआ का फियांसे है। रोआ तुरंत नाम में गर्दन हिलाने लगती है। रुगुलस कहते हैं कि सेत्सु हमारा साथी था। रूगा कहता है कि हीरो तो 5 साल पहले गायब हो गया था, तो हम कैसे यकीन कर सकते हैं कि ये आज भी हमारी तरफ है। वहाँ के वासी भी रूगा की बात से सहमत दिख रहे थे, लेकिन रोआ सेत्सु का सपोर्ट लेती है, जिस कारण दोनों के बीच बहस भी शुरू हो गई थी। अचानक रूगा सेत्सु को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। रुगुलस भी इस डुएल को अप्रूव कर देते हैं और वो ये भी कहते हैं कि जीतने वाले को रोआ मिलेगी। वहाँ सब लोग ये सुन हैरान और खुश दिखाई दे रहे थे। सेत्सु बेचारा वहाँ कंफ्यूज खड़ा था कि इस सच्चाई की जंग के बीच में आखिर रोआ के साथ शादी की बात कहाँ से आ गई। रूगा सेत्सु से कहकर जाता है कि डुएल कल होगा, अपने आप को पिटने के लिए तैयार कर लेना। इसके बाद हम रुगुलस को देखते हैं जो सेत्सु से माफी मांग रहे थे। असल में बीस्टमैन को कन्विंस करना काफी मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर कल सेत्सु इस डुएल को जीत जाता है तो उसे बीस्टमैन आर्मी का सपोर्ट मिलेगा और साथ में उसे रोआ के साथ शादी भी करने को मिलेगा। रुगुलस कहते हैं कि ये तो एक तीर से 2 निशाने हो गए। रोआ कहती है कि सेत्सु बस उसका मास्टर है और वो चाहती है कि रोगा भी इस बात को समझ जाए। शिरोनिको को तो जलन हो रही थी, उसे भी सेत्सु की लाइफ में रोआ जैसी प्लेसमेंट चाहिए।
रात हो जाती है। रोआ रूगा से मिलने गई थी। वो उसे समझाने गई थी कि सेत्सु का पावर लेवल ही अलग है, वो उसके खिलाफ जीत नहीं पाएगा। रूगा कहता है कि वो भी इस बात को कहीं ना कहीं जानता है, लेकिन एक बीस्ट मैन होने के नाते, एक मर्द होने के नाते वो यहाँ पीछे नहीं हटेगा। और वो कहता है कि मैं शायद जीत सकता हूँ। घने जंगलों में रहने वाले एक पाखंडी तांत्रिक ने उसके कंधे पर एक टोटका दिया है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि रुगुलस इसके बारे में क्या कहेगा, लेकिन वो रोआ को प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक हद तक जाएगा। रोआ भी उसे समझाने में नाकामयाब रही। अब तो डुएल का दिन भी आ जाता है। ये बैटल देखने के लिए बीस्ट मैन की बहुत बड़ी भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई थी, जो देख सेत्सु भी हैरान था। रोआ सेत्सु को चेयर करती है और कहती है, उसे हरा दो मेरे फ्यूचर मास्टर। ये चीज रूगा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। डुएल शुरू होता है। इस लड़ाई का बस एक ही नियम था, ये लड़ाई तब खत्म हो जाएगी जब एक लड़ने की हालत में नहीं रहेगा। रूगा का कोई भी हमला सेत्सु को छू नहीं पा रहा था। सेत्सु भी कहता है, अपनी पूरी ताकत दिखाओ, ये मामूली हमले मुझ पे असर नहीं करेंगे। रूगा अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है। रूआ सेत्सु को सतर्क करती है कि रूगा का ये फॉर्म उसको पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर बना देता है, पर उसकी बात खत्म होने से पहले ही सेत्सु ने रूगा को पटक दिया था। वहाँ सब लोग सेत्सु की ताकत देख हैरान हो गए थे। रूगा को इतनी आसानी से हरा देना कोई आम बात नहीं है। रोआ जोर जोर से सेत्सु की तारीफ करने लगती है। उसने सभी लोगों को अपनी तरफ कर दिया था। सेत्सु रूगा से कहता है कि उसका शादी वादी का कोई मूड नहीं है, वो बस रोआ को अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन रूगा वापस खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसका मेल ईगो बीच में आ रहा था। रूगा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो सेत्सु के उस लायक भी नहीं है कि वो उसे हरा सके। अचानक रूगा को किसी और की ही आवाजें सुनाई देने लगती है। जो रूगा के अंदर देख पा रहा था, उसकी जलन को पहचान पा रहा था। कहानी वापस से पास्ट में जाती है, जब रोआ और सेत्सु ट्रेनिंग कर रहे थे। रूगा भी उनको देखता था। रोआ सिर्फ सेत्सु को मानती थी। ये बात रूगा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे जलन होती थी। अचानक रूगा की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ने लगती है। उस मार्क ने रूगा के अंदर असीम ताकत का प्रवेश कर दिया था। ये मार्क और कुछ नहीं, तोमा का कर्ज था। रूगा सेत्सु पर ब्लास्ट करता है। इस हमले को सेत्सु भी संभाल नहीं पाया था। अखाड़े में भगदड़ मच जाती है। लेविया सेत्सु को उसकी तलवार पकड़ा देती है। अब ये लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं रह गई। इतनी ताकत रूगा का शरीर भी संभाल नहीं पा रहा था। इस ताकत से रूगा का शरीर फटने को तैयार था। इसके बावजूद वो सेत्सु पर हमला करने आता है। सेत्सु उसके हाथ को ही काट देता है, लेकिन अब वो अपने हाथ को वापस ठीक कर सकता था। रोआ रूगा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रूगा तो अपने होश में ही नहीं था। सेत्सु रूआ को बचा लेता है। तोमा का ये कर्ज रूगा को बेकाबू कर रहा था। सेत्सु रूगा को मारना नहीं चाहता। उसके पास एक प्लान भी है, लेकिन उस दौरान सेत्सु कुछ भी करने के हालात में नहीं रहेगा। रोआ कहती है कि कुछ भी हो जाए वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। सेत्सु भी उस पे भरोसा करके ग्लूटोन को बुलाने लगता है, पर फिर अचानक वहाँ का मौसम चेंज हो गया। रूगा का सिर फट जाता है और उसमें से तोमा बाहर निकलता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया सेत्सु। जब तोमा को देखकर सेत्सु चिल्लाता है तो तोमा कहता है कि अरे यार, मैंने तुम्हारा मैजिक बचाया है, तुम इस जानवर पे अपना कीमती मैजिक बर्बाद करने वाले थे। वो सेत्सु से माफी मांगता है कि वो उसे इस तरह मिल रहा है, और वो ये भी कहता है कि उसे भरोसा था कि उनकी मुलाकात फिर से होगी, और आज सेत्सु को सलामत देख उसे बहुत खुशी है। रोआ चिल्लाते हुए बोलती है, तो क्या तुमने इन सब में रोगा को फंसाया था? उसके और सेत्सु के बीच में रोआ का बोलना तोमा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो रोआ को खड़े खड़े खत्म करने वाला था, लेकिन सेत्सु उसके लिए तोमा पर तलवार तान देता है। ये चीज तोमा को दुख पहुंचाती है। फिर भी वो कहता है कि वो सेत्सु को खुश करेगा। सिर्फ वही है जो सेत्सु को खुश कर सकता है। वो उन सभी को खत्म कर देगा जिनकी कोई जरूरत नहीं है, और फिर वो और सेत्सु शांत जीवन जिएंगे देवताओं की तरह। सेत्सु बोलता है कि वो इस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। असल में तोमा उसके टाइप का ही नहीं है। ये सुन तोमा को बुरा लगता है। उसे लड़की मिल गई तो भाई को भूल गया। वो कहता है कि वो दुनिया से सभी स्पीशीज को खत्म कर देगा, जिसके बाद बस वही उसका इकलौता टाइप बचेगा। जिसके बाद आई लव यू बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ryuga की मौत हो चुकी थी, लेकिन ये वक्त इमोशनल होने का नहीं है। वो आर्मी लेके डिमोनिक कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब कहानी वापस से 10 साल पीछे जाती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। 10 साल पहले तोमा और सेत्सु एक साथ इस दुनिया में समन हुए थे। डेस्टिनिया के लोग मानते थे कि गॉड्स ने हीरोज को भेजा
है डेस्टिनिया को बचाने के लिए। सेत्सु उन पे गुस्सा करने लगता है कि अपनी मुसीबतों में हमें मत घसीटो, मैं इन सब बकवास में नहीं मानता। तोमा थोड़ा डरपोक था। सेत्सु की बहादुरी ने उसे इम्प्रेस कर दिया था, लेकिन इस दुनिया में समन होने के बाद उन्हें अपनी किस्मत को अपनाना ही था। ये पूरी दुनिया डीमंस और मॉन्स्टर से भरी हुई है। अगर इन्होंने बात नहीं मानी तो ये यहाँ सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे। इन्हें ताकतवर होना होगा। तोमा अभी भी इन सभी बातों को लेकर डरा हुआ था। वो वॉर में शामिल नहीं होना चाहता। सेत्सु उसे समझाता है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। अब जब वो दोनों एक ही नाव में सवार हैं, तो वो कहता है कि चलो अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। उसी वक्त तोमा को सेत्सु पसंद आ जाता है और बस कुछ ही पल बाद सेत्सु तोमा को अपने मन की बात बताता है। वो चाहता है कि वो दोनों मिलकर वॉर को होने से रोके। इस अनजान दुनिया में लोगों को मारना या लोगों से मरना उसे ठीक नहीं लगता। तोमा कहता है कि हम लोग कर ही क्या सकते हैं, और मैं तो तुम्हारी तरह ताकतवर भी नहीं हूँ सेत्सु। सेत्सु तोमा के पास आकर उससे प्यार से पूछता है, जिस चीज की हमने कोशिश ही नहीं की उसे हम हार मान सकते हैं। सेत्सु कहता है कि हम दोनों एक ही दुनिया से आए हैं, हम दोनों भाई हैं जो एक ही होम टाउन से हैं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, इसका वो तोमा से वादा करता है। उसी शाम सेत्सु अपने नए साथियों के साथ निकल पड़ता है। उसका कहना था कि इस दुनिया में वॉर को रोकने के लिए उसे ये दुनिया अपनी आंखों से देखनी होगी। पर तोमा अभी भी डरा हुआ था। वो कहता है कि जब तक सेत्सु आएगा तब तक वो इतना ताकतवर हो चुका होगा कि वो उसके साथ लड़ सके और इस होने वाली जंग को रोक सके। अब कहानी में कुछ महीनों का टाइम स्किप आता है। हम देखते हैं कि डेस्टिनिया के राजा तोमा को सम्मान दे रहे हैं। उसकी बहादुरी और डेस्टिनिया की रक्षा करने के लिए उसे सिल्वर हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। वो सेत्सु से कहता है कि वो अपने प्रॉमिस के और करीब आ गया है और जल्द ही वो वॉर को भी रोक देगा। तोमा अपने साथियों से पूछता है, क्या आप मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं? वो लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी तोमा की है। जिसके बाद तोमा अपने साथियों के साथ डीमंस के एक और अड्डे पर हमला कर देता है। उसने वहां सभी डीमंस को खत्म कर दिया। जो लोग सरेंडर कर रहे थे, तोमा उनको भी नहीं बख्शता। वैसे ये जगह बाकी जगहों से काफी अलग थी, पर तोमा इन बातों पर ध्यान न देकर वो वहां से जा रहा था। लेकिन अचानक उसके दिमाग में किसी की आवाज गूंजने लगती है। वो कहती है कि वो उसके अंदर झांक सकती है। उसे सच में क्या पाना है वो उसे देख सकती है। ये कर्स लॉकेट था जो तोमा को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सेत्सु से किए प्रॉमिस पर तोमा डटा हुआ था। वो कहती है कि वो उसे ताकत और मंजिल दोनों दे सकती है। तोमा को असल में सेत्सु का साथ चाहिए था। उसकी इस ख्वाहिश पर वो लॉकेट काबू कर लेता है। इसके कुछ देर बाद हमने देखा कि जो लोग तोमा के लिए मरने के लिए तैयार थे, तोमा ने उन्हें ही मार दिया है। लेकिन अभी भी उसे शांति नहीं मिली थी। पीस के नाम पर उसे और कत्लेआम करने की भूख थी। उसी वक्त एक सिपाही कैपिटल से तोमा के लिए खबर लेकर आता है। वो बताता है कि पीस के लिए सभी कॉन्टिनेंट्स के लीडर ने समझौता कर लिया है और अब सभी फोर्सेस को कैपिटल वापस आने को कहा गया है और तोमा को उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। उसी वक्त तोमा एक जानी पहचानी मैजिक पावर को महसूस करता है। उसी रास्ते से वो बग्गी गुजर रही थी जिसमें सभी कॉन्टिनेंट्स के लीडर मौजूद थे। उसी में सेत्सु भी था। सेत्सु तोमा को देख स्माइल करता है। तोमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लीडर समझौते के लिए साथ बैठे हुए हैं। इस बरसों से चली आ रही वॉर को रोकने का क्रेडिट सेत्सु को दिया जाता है। पूरे कैपिटल में सेत्सु द हीरो के नारे लग रहे थे। वॉर के खत्म होने की खुशी में पूरे कैपिटल में त्योहार मनाया जा रहा था और इन सभी लोगों की खुशी को सेत्सु कैपिटल से देख रहा था। उसी वक्त तोमा वहां सेत्सु से मिलने आता है। वो उसकी तारीफ करता है कि उसने तो वाकई वॉर रुकवा दी। वो शायद ऐसा कभी कर नहीं पाता। सेत्सु कहता है, कम ऑन, तुम भी मेरी तरह इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें तो प्रमोशन भी मिल गया है। वो अपनी बात आगे कह पाता कि वो अपने प्रॉमिस के लिए उसी वक्त पार्टी के लिए एल्का उसे नीचे बुलाने लगती है। सेत्सु भी तोमा को छोड़ के वहाँ से जा रहा था। तोमा कुछ बोलना चाहता था लेकिन वो कहने में हिचकिचा रहा था। आखिर तोमा सेत्सु को अपनी इच्छा के बारे में बताता है। वो कहता है कि अब जब वॉर खत्म हो गई है तो चलो हम दोनों साथ वापस अपनी दुनिया में चलते हैं सेत्सु। उसे वापस जाने का रास्ता भी मिल गया है। सेत्सु हंसते हुए कहता है कि कम ऑन यार, अभी तो ये बिन मतलब की वॉर खत्म हुई है, अब जाके तो हमें ये दुनिया को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तोमा के तो मानो पैरों तले जमीन हिल जाती है। वो नहीं समझ पा रहा था कि सेत्सु ऐसा क्यों कह रहा है। वो तलवार तो बोलना बंद ही नहीं करती। वो कहती है कि अगर सबको प्यार मिल जाएगा तो शायरी कौन लिखेगा।
सेत्सु ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। तोमा बेचारा सेत्सु की फिक्र को प्यार समझ बैठा। वो बेचारा इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। वो तलवार पूछती है, इस दुनिया को मिटा दूं? क्या इस जवाब को लॉक कर दिया जाए? अचानक तोमा का प्रेजेंस पूरी तरह बदल गया। वो कहने लगता है कि वो सबके अस्तित्व को मिटा देगा जो भी उनके प्यार के बीच में आएगा। मैं ही तुम्हारा वन एंड ओनली ऑप्शन हूँ, सेत्सु बेबी। और ये कहते ही वो सेत्सु पे हमला कर देता है। सेत्सु ने ग्लूटोन से तोमा के हमले को रोक तो लिया, लेकिन उसके प्रति तोमा का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। वो एल्का को देखकर बोलता है, यही है ना वो बामन की लड़की जिसके चक्कर में तूने मुझे रिजेक्ट किया। सेत्सु उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गे नहीं है। वो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, इस दुनिया को बस मेरे और सेत्सु के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। जिसके बाद दोनों के बीच की लड़ाई के कारण दोनों ही घायल हो जाते हैं। उन दोनों के मैजिक पावर की वजह से वहाँ बहुत बड़ा मैजिक ब्लास्ट होता है। जब तक एल्का और बाकी सब वहाँ पहुँचे, वहाँ तोमा और सेत्सु दोनों गायब हो चुके थे। इस धमाके में सेत्सु की तो मौत हो गई थी, पर तोमा जिंदा बच गया था। घायल हो चुका तोमा वापस टेम्पल आया था। वो उस मणि से कहने लगता है कि मेरी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। तोमा ने भी हार मान ली है। वो ये मान चुका है कि वो अंत तक अकेला ही रहेगा। तभी वो स्टोन चमकने लगता है। वो तोमा को ऐसे लोग दिखाता है जिन पर बुरी तरह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इस दुनिया में इनका कोई नहीं, इनके लिए कोई रहम नहीं। इनके साथ एक चूहे की तरह बर्ताव किया जाता है जो बस एक्सपेरिमेंट के लिए है। ये सभी भी तोमा के जैसे इस दुनिया के सताए हुए हैं। तोमा के तो मानो चेहरे पे चमक ही आ जाती है। वो इकलौता नहीं है, उसके जैसे भी इस दुनिया में लोग हैं। अगले ही पल हमने देखा कि तोमा ने पूरी बिल्डिंग को ही तबाह कर दिया। उन सभी को उन पे हो रहे टॉर्चर से तोमा ने बचा लिया था। वो एक हीरो की तरह पूछता है, क्या तुम सब मेरा साथ दोगे? मैं इस दुनिया को तबाह कर देना चाहता हूँ जिसने हमें दुख दिया है। इसके कुछ वक्त बाद हम देखते हैं तोमा को, जो अपने नए साथियों के साथ जा रहा है इस दुनिया को तबाह करने के सफर पे। यहाँ दूसरी तरफ ह्यूमंस की तरफ से डेस्टेनिया कंट्री की शिप्स भी डेमोनिक किंगडम पर हमला करने के लिए निकल पड़ी थी। वॉर को लेकर सब घबराए हुए थे, खासकर समन किए गए हीरोज। हिया बताती है कि वो यहाँ तोमा के मैजिक को सेंस कर पा रही है। इनके लिए ये तो साफ था कि इनके असल दुश्मन डीमंस नहीं बल्कि तोमा है। लेकिन अगर ग्लेन, जनरल और बाकी सभी को ये बताने की कोशिश करेगा तो मुमकिन है कि उन्हें जासूस समझ लिया जाए। यूं ही सबको यकीन दिलाती है कि सेत्सु अपनी तरफ से वॉर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। वो कहती है कि उसे सेत्सु पर पूरा यकीन है। एल्का, ग्लेन और थिया को भी सेत्सु पर पूरा यकीन था। वो कहते हैं कि जब तक सेत्सु यहाँ नहीं पहुँच जाता वो उसके लिए वक्त निकालेंगे। अब जमीन पर पहुँचते ही डीमंस और ह्यूमंस की ये वॉर शुरू हो जाती है। ह्यूमंस की आर्म्स फोर्स पर डीमन मैजिक पावर से हमला करते हैं। उनको टक्कर देने के लिए ह्यूमंस के मैजिक सोल्जर्स भी हमला शुरू कर देते हैं। डिमोनिक कॉन्टिनेंट की दीवार टूट जाती है, जिस कारण अब दोनों देशों के बीच असल जंग शुरू हो चुकी थी। थिया हीरोज को समझाती है कि घायल और डर से भाग रहे दुश्मनों का पीछा ना करे, ये एक चाल हो सकती है। जिसके बाद ग्लेन, एल्का और बाकी सभी जंग में शामिल हो जाते हैं। समन किए गए हीरोज में एक लड़की जो अभी भी वॉर को लेकर डरी हुई थी, उस पर एक डीमन अचानक से हमला करता है। वो तो वक्त पर यूही ने उसे बचा लिया। वो यूही से माफी मांगती है कि वो उनके लिए बोझ बन रही है, लेकिन वो बहुत डरी हुई है। यूही उसे हौसला देती है। हम देखते हैं कि डीमंस पीछे डरकर भाग रहे हैं। उसी बीच यूही की नजर उसके क्लासमेट्स पर जाती है जो एक डीमन को खत्म करने जा रहे थे, लेकिन उनके हाथ भी कांप रहे थे। यूही उन्हें ये करने से रोकती है और कहती है कि वो अब लड़ने के काबिल नहीं है। उसके क्लासमेट्स बोलते हैं कि अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हमें मार देगा। तभी अचानक वहाँ किसी की हंसी गूंजने लगती है। अचानक आसमान में कई सारे मैजिक सर्कल दिखाई देने लगे। उनके अंदर से डिमोनिक सोल्जर बाहर निकलते हैं और फिर सामने आती है एलिसा। उसने तुरंत डेस्टेनिया के कई सोल्जर्स को खत्म कर दिया। एल्का और ग्लेन मिलकर सभी डेमोनिक सोल्जर्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन अब उन्हें सामना अपनी पुरानी दोस्त एलिसा का करना होगा जो उनके दुश्मन के काबू में है। इस चीज से गुस्सा होकर एल्का मेलुअर पर हमला करती है, लेकिन एलिसा बीच में आ जाती है। एल्का ने उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकार था। मेलुअर यहाँ भी नहीं रुकती। वो अपने खून को जमीन पर फैला देती है, जो कुछ ही देर में 4 विशालकाय खतरनाक डीमंस का रूप ले लेते हैं। लेकिन सेत्सु की पुरानी पार्टी के सामने ये इतने भी ताकतवर नहीं थे।
एल्का और ग्लेन किंग कॉन्ग डीमन और एनाकोंडा डीमन को खत्म कर देते हैं। थिया बचे हुए डेमोनिक सोल्जर्स को और ड्रैगन को खत्म कर देती है। यूही ने भी आखिरी मॉन्स्टर को हरा दिया था। इन सभी से मेलुअर अब परेशान हो चुकी थी। वो एलिसा को सभी को खत्म करने का ऑर्डर देती है, लेकिन ग्लेन एक ही हमले में उसे ढेर कर देता है। अब मेलुअर के सभी पत्ते खत्म हो चुके थे। एल्का उसके मैजिक ऑर्गन पर हमला करके उसे खत्म कर देती है। यहाँ मेलुअर को खत्म हो जाना चाहिए था, पर इसके बावजूद वो जिंदा खड़ी थी। थिया बताती है कि उसका मैजिक पावर तो बढ़ता ही जा रहा है। मेलुअर हंसते हुए बताती है कि उसके शरीर को बेहतर किया गया है। उसके पास एक एक्स्ट्रा लंग, हार्ट और मैजिक ऑर्गन है। उसे इंसानों ने ही ऐसा हथियार बनाया है। वो कहती है कि उसे तोमा ने बचाया और अब वो उसके लिए पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। मेलुअर लिमिट ब्रेक मैजिक से अपनी लिमिट्स को तोड़ देती है और फिर अब तक के सबसे ताकतवर मैजिक सर्कल से वो वहां 3 सिर वाले मॉन्स्टर को समन करती है, जिसे चिमेरा कहा जाता है। लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए उसे अपने आप को फ्यूज करना पड़ा। अब उसकी लाइफ फोर्स चिमेरा से कनेक्ट हो चुकी है। जब ये सब खत्म होगा तब मेलुअर की भी मौत हो जाएगी। लेकिन अब मेलुअर पहले से भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। अब उसके हमलों को रोकना नामुमकिन हो गया था। सब उसके सामने बेबस हो चुके थे। तभी अचानक वहाँ एक तितली दिखाई देती है। उससे मेलुअर का ध्यान भटकने के कारण एलिसा इस मौके का फायदा उठा के मेलुअर को खत्म कर देती है। हाँ, ये सच था कि उसके लिए भी ये करना बहुत ही मुश्किल था। मेलुअर जो कहती थी कि इस दुनिया में उससे कोई प्यार नहीं करता, अगर वो ध्यान से सोचती तो कोई तो था जो उससे भी प्यार करता था। उसके पास भी था कोई जिससे वो अपनी बड़ी बहन कह सकती थी। खैर, मेलुअर और चिमेरा पत्थर में बदल जाते हैं। एलिसा लड़ाई में घायल तो हुई, लेकिन वो जिंदा है। अब इन सभी को आराम करने का वक्त मिल भी पाता, तभी वहाँ शैडो अपीयर होता है। ग्लेन, एल्का और थिया, इन तीनों की ही हालत लड़ने लायक नहीं थी। अब सिर्फ वहाँ यूही ही थी जो शैडो का सामना कर सकती थी। एल्का, थिया, ग्लेन तीनों ही नहीं चाहते थे कि वो शैडो का सामना करे, पर तभी यूही कहती है कि अगर यूकी होता तो वो भी यही करता। अब क्योंकि यूही पे भरोसा करने के अलावा उन पे कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन जैसे ही उनमें लड़ाई शुरू होने वाली थी, तभी यूही किसी की मैजिक पावर सेंस करती है। आसमान से गिरता हुआ वहाँ सेत्सु आ पहुँचता है। सेत्सु को देख यूही उस पे कूद ही जाती है। वो तो एक्साइटमेंट में उसे किस ही करने वाली थी। वो तो सेत्सु से रोक लेता है कि ये जगह ठीक नहीं है। खैर, सेत्सु माफी मांगता है कि उसने उन्हें काफी इंतजार करवाया। तभी यूही अपनी ट्रेनिंग का जिक्र करती है जो उसने एल्का से सीखी है। यूही भी एल्का जैसे कुर्सी बन जाती है और सेत्सु को बैठने को कहती है। खैर, वो एल्का से कहता है कि हमें अकेले में बात करनी होगी, पर अभी उसे उससे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना है। शैडो अपने कपड़े उतार देता है। क्या ये उसकी कोई ट्रिक है सेत्सु का ध्यान भटकाने की? सेत्सु कहता है कि अगर वो गे होता तो शायद वो उसके जाल में फंस जाता। शैडो कहता है कि उसका ये इंटेंशन नहीं था। वो पूछता है कि वो कमजोरों को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है। सेत्सु के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको वो बचा रहा है वो उसके लिए कीड़े जैसे हैं। सेत्सु कहता है कि वो सभी उसके लिए खास है, इसीलिए वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। शैडो को उसका ये जवाब पसंद नहीं आता। यहाँ दूसरी तरफ जंगल के बीच हम कुरु को देखते हैं जो डीमंस और ह्यूमंस दोनों को ही मार रही थी। तभी उसे वहाँ रोकने शिरोनिको और उसकी छोटी बहन वहाँ आती हैं। शिरोनिको कहती है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है बड़ी बहन, मैं जानती हूँ तुम बुरी नहीं हो। कुरु बोलती है कि बकवास मत करो, तुम्हारा बहनों वाला प्यार देखकर मुझे दस्त हो गए हैं, और ये कहते हुए वो उन पे कोनाई से हमला कर देती है। हालांकि शिरोनिको और उसकी बहन के लिए ये बड़ा मामूली हमला था। कुरु बोलती है कि अगर तुम मुझे सच में अपनी बड़ी बहन मानती हो तो अपनी जान मेरे हाथों में दे दो, मुझे मेहनत करना पसंद नहीं है। मिनिको शिरोनिको के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है वो अपनी बड़ी बहन को कुछ होने नहीं देगी। शिरोनिको भी कुरु से माफी मांगती है और कहती है कि वो अपनी छोटी बहन की रक्षा करेगी। और ये सुनते ही कुरु दोनों बहनों पर तेजी से हमला करती है। वो बहुत ही तेज थी और दोनों बहनों पर भारी पड़ रही थी। शिरोनिको अपनी छोटी बहन को कॉपी करने को कहती है, जिसके बाद शिरोनिको कुरु के पैरों पर हमला करती है, जिसके बाद मिनिको भी अपनी पैरों की ताकत से उसे जमीन में गाड़ देती है। जब शिरोनिको को लगने ही लगा था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, तभी अचानक कुरु के कुछ टेंटिकल्स मिनिको को पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि उसके कई हाथ बाहर दिखाई देने लगे थे,
जिनको वो टेंटिकल्स की तरह यूज कर शिरोनिको पर भी हमला करती है। वो शिरोनिको से कहती है कि वो उसके बहनों वाले प्यार को खरबूजे जैसे पिचका देगी। तुम्हारा ये लवी डबी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो भी मेलुअर जैसे लिमिट ब्रेक मैजिक का यूज करती है, जो उसकी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। हालांकि मेलुअर जैसे उसे भी इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी होगी। कुरु का एक हाथ शिरोनिको पर हमला करता है। शिरोनिको उस हमले से बच जाती है, लेकिन फिर वो हाथ जमीन फाड़कर उस पर हमला करता है। एक ही हमले ने शिरोनिको की बहुत बुरी हालत कर दी थी। मिनिको अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी लाचार थी। कुरो उनके बहनों वाले प्यार को कर्स बोलती है। ये सुनकर शिरोनिको वापस खड़ी होने की कोशिश करती है और कहती है कि बस ऐसा वही सोचती है। ये सुन के न जाने क्यों कुरो को गुस्सा आ जाता है और वो शिरोनिको पर अपने कई सारे हाथों से हमला करने लगती है। शिरोनिको उन हमलों से बचते हुए मिनिको की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। उन दोनों के कांटेक्ट में आते ही वो दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं और कुरो के टेंटिकल्स को फाड़ देते हैं। ये उनकी सीक्रेट पावर है, जिसका यूज वो अपनी बड़ी बहन के खिलाफ करने जा रहे हैं। कुरु बोलती है कि तुम्हारा ये नया लुक पहले से ज्यादा घटिया है और तुम मुझे इसमें भी हरा नहीं पाओगी। और तभी अपनी रफ्तार दिखाकर वो कुरु को हैरान कर देते हैं। उनकी आंखें, उनकी रफ्तार, उनकी सुनने की ताकत सब ही 2 गुना हो चुकी थी। कुरु को भी अब गुस्सा आने लगा था। वो अपने अनगिनत हाथ बाहर निकालकर हमला करती है, पर उनका ये फ्यूजन एक बवंडर का रूप ले लेता है। कुरु के ये हाथ भी उसके आगे टिक नहीं पाते और वो हार जाती है। लेकिन उसकी विल उसे हार मानने नहीं दे रही थी। वो कहती है कि वो अगर यहाँ हार गई तो वो वहाँ उनको अपनी शक्ल कैसे दिखाएगी। यही सोचकर वो वापस खड़ी होती है और हमला करती है, लेकिन इस फ्यूजन के एक मुक्के से ही वो ढेर हो जाती है। इसके बाद शिरोनिको और मिनिको भी वापस अलग अलग हो गए थे। शायद कुरो के ये जो हाथ हैं वो उसकी छोटी बहनों के हैं, जो इंसानों द्वारा उस पर किए एक्सपेरिमेंट के दौरान एक साथ मर्ज कर दिए गए थे। खैर, कुरो के अंत के दौरान उसके यही हाथ उसे लपेट लेते हैं और कुरो का भी यहाँ अंत हो जाता है। और यहाँ एक तरफ वीडोस को अकेला देख डीमंस की सेना वीडोस को मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई हथियार उसके आगे टिक नहीं पाता, बल्कि कुछ ही देर में उसने वहाँ सबको मजबूर कर दिया था। पर तभी वहाँ रोआ आती है, जो एक ही मुक्के में उसे काफी दूर फेंक देती है, लेकिन उसे खुद भी जोरों की चोट आई थी। खैर, रोआ वहाँ सभी को पीछे हटने को कहती है, वो इसे अकेले ही संभाल लेगी। वीडोस भी रोआ को अच्छे से पहचानता था, हालांकि उसे उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं आया। वो उससे पूछता है कि कहीं ये तुम्हारा बेस्ट हमला तो नहीं था। वीडोस का पूरा शरीर लोहे का बना हुआ है, जो कि रोआ को काफी अजीब लगता है। वीडोस भी उसकी बातों से एग्री करते हुए बोलता है कि पर उसे इंसानों ने बनाया है। बचपन से हुए टॉर्चर और एक्सपेरिमेंट्स ने उसे ऐसा बना दिया है। वो तो तोमा सामा थे जिन्होंने उसे बचाया है। तोमा की तारीफ सुन रोआ को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता है। वीडोस कहता है तो उसमें बुरा क्या है, ताकतवर जो चाहे वो कर सकता है। वीडोस के साथ भी तो बचपन से यही हुआ है। और वो कहता है कि रूका के साथ भी तो यही हुआ था। ये सुनते ही गुस्से से भरी रोआ पूरी ताकत से उसके लात मारती है, लेकिन उस हमले से उसको ही चोट आई थी। रोआ को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वीडो ने बीस्टमैन के सम्मान को चोट पहुंचाई है। वो कहती है कि वो उसे तब तक मारती रहेगी जब तक उसका लोहा जैसा शरीर टूट नहीं जाता। पर वीडो बताता है कि उसे एक गलतफहमी है। उसकी पावर बस अपने शरीर को सख्त करना ही नहीं, बल्कि वो अपने शरीर को तोड़कर उनका रूप भी बदल सकता है। वो अपने शरीर को कई सारी आयरन बॉल में कन्वर्ट कर लेता है। उसके आगे रोआ टिक नहीं पाती और जमीन पर ढेर हो जाती है। वीडो वहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि सम्मान वगैरह ये सब बकवास की चीजें हैं। तभी रोआ उसे रोकती है, अभी भी उसमें जान बाकी थी। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं जो सम्मान से बढ़कर है। वो अपने सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान को दांव पे लगा रही थी। रोआ का शरीर बदलने लगता है। उसका शरीर ताकत से चमक रहा था। उसके आयरन बॉल के हमलों को सहन करते हुए वो वीडो पर हमला करती है। वीडो रोआ के इस रूप को पहचानता था। बीस्टमैन अपनी जान दांव पे लगाकर इस रूप का यूज करते हैं अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए। वीडो भी इस चैलेंज के लिए तैयार था। वो कहता है कि वो उसके सम्मान और उसे दोनों को क्रश कर देगा। ये कहते हुए वो अपने शरीर को लोहे से भी ज्यादा मजबूत कर लेता है।
रोआ उसके ऊपर चढ़ जाती है और बिना रुके हमले करती रहती है। शुरू में तो वीडो पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उसके शरीर में क्रैक आने लगे। ये देख वो खुद भी हैरान था, लेकिन अंत में वीडो रोआ के शरीर से कई सारे स्पाइक्स को आर पार कर देता है। लेकिन रोआ फिर भी हार नहीं मानती। वो उसके स्पाइक्स को तोड़कर उसके शरीर से अपने हाथ को आर पार कर देती है और अपने सम्मान को साबित करने के साथ रोआ का अंत हो जाता है। मरते मरते उसने अपने दुश्मन को भी उसका सम्मान करने पर मजबूर कर दिया। वीडो आगे आता है और रोआ के शरीर को मैजिक से हील कर देता है, जिसके बाद वीडो भी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रोआ उससे पूछती है कि आखिर उस जैसा इंसान आखिर तोमा के लिए क्यों काम करता है। वो जवाब देता है कि उसे हॉट लड़के पसंद है और इसके साथ वीडो का भी अंत हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ शैडो और सेत्सु के बीच अभी तक जंग चल रही थी। अपनी शैडो पावर से वो सेत्सु के शरीर को एक ही जगह फ्रीज कर देता है, लेकिन उसका ये छोटा मोटा जादू सेत्सु द हीरो के आगे कहाँ टिकने वाला था। शैडो को भी इसका एहसास अच्छे से था, इसीलिए वो भी अपनी जान दांव पे लगाकर लिमिट ब्रेक मैजिक का यूज कर लेता है। अब उसका शरीर शैडो से बने ताकतवर आर्मर से कवर हो गया था। इसके बाद दोनों के बीच वापस लड़ाई शुरू हो जाती है। सेत्सु वापस शैडो पर हमला करता है, लेकिन अब उसका आर्मर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन रहा था, जो हर एक मैजिक पावर को एब्सॉर्ब कर लेता है। वो सेत्सु के एक घुसा मारकर उसे दूर कर देता है। सेत्सु कहता है कि छोटे मोटे जादू सिर्फ तुम्हें ही नहीं आते। सेत्सु अपनी पावर बढ़ाने लगता है और अपनी तलवार से वो शैडो पर स्लैश अटैक करता है। इस हमले ने शैडो के पूरे आर्मर को तोड़ दिया था। वो तो शैडो ने आखिरी वक्त पर उस हमले को डिफ्लेक्ट कर दिया, जिस कारण उसकी जान बच गई। लेकिन लिमिट ब्रेक की वजह से वो वैसे भी मारा जाएगा। वो गुस्से से चिल्लाकर कहता है कि वो मर रहा है, वो दिक्कत नहीं है। वो अगर मर जाएगा तो उसका कोई पर्पस ही नहीं रहेगा। सेत्सु तो हमेशा उजाले में जिया है, वो उसे कहाँ समझ पाएगा। शैडो कहता है कि उन्हें तो बस लड़ने के लिए ही बनाया गया था, उन जैसों के लिए तो इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। इसीलिए वो इस दुनिया का विरोध करते करते अपने आखिरी दम तक मर जाएगा। वो अपने छोटे चाकू से सेत्सु पर हमला करने आता है। सेत्सु उस पर हमला करता है और कहता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। खैर, शैडो की हार हो चुकी थी। वो अपने अंतिम क्षणों में कहता है कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाई थी इस लड़ाई में, और इसके साथ शैडो का भी अंत हो जाता है। डीमन किंगडम की ओर बढ़ रहा तोमा, उसको भी एहसास हो चुका था उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। डीमन कैसल के अंदर लेविया भी डेजा को ही ढूंढ रही थी। वो उसे सलामत हालातों में मिलती है और वो बताती भी है कि तोमा के चारों खास प्यादे खत्म हो चुके हैं, उनकी लगभग जीत हो ही चुकी है। वो अपनी जीत की खुशी मना ही रहे थे, तभी तोमा वहां आ जाता है। तोमा कहता है कि तुम लोगों से वापस मुलाकात करके काफी अच्छा लग रहा है। हमारी मुलाकात शायद आखिरी बार 5 सालों पहले हुई थी। वो अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है, चलो इस शुरुआत का अंत कर देते हैं। उन लोगों को बचाने के लिए सेत्सु भी तेजी से डेजा के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। वो उन्हें मिलते हैं, लेकिन घायल हालात में, जिनका ये हाल सेत्सु के सामने खड़े उसके दोस्त तोमा ने किया है। बिना कोई सवाल जवाब के सेत्सु उस पे सीधा हमला कर देता है। तोमा उसके हमले को रोक देता है और पीछे हट जाता है। वो कहता है कि तुम नाराज क्यों होते हो, हम तो 2 जिस्म एक जान होने वाले हैं। सेत्सु कोई बात नहीं सुनता और वो वापस तोमा पे हमला करता है। उन दोनों के टकराव से ही वहाँ बहुत ताकतवर शॉक वेव पैदा हो रही थी, जो दोनों को ही पीछे ढकेल देती है। तोमा सेत्सु पर मैजिक स्ट्राइक से हमला करता है। सेत्सु उस हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे महल की छत टूट जाती है। और असल में तो अभी तक दोनों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया ही नहीं था। तोमा अब अपना असल रूप दिखाता है। वो एक साथ कई सारे मैजिक स्ट्राइक करता है सेत्सु पर। ये मुश्किल था, लेकिन सेत्सु ने इस हमले को भी संभाल लिया, जिसके बाद तोमा भी सेत्सु की तरह स्लैश अटैक करता है। ये हमला सीधा सेत्सु को लगा था। इस हमले ने सेत्सु को घायल कर दिया था। अब लड़ाई इंटेंस मोड़ ले चुकी थी। सेत्सु तोमा की तलवार को दूर फेंक देता है और खुद भी तलवार छोड़कर तोमा पर कस के मुक्का मारता है। वो बिना रुके तोमा को पीटता ही जा रहा था। तोमा किसी तरह हमला कर सेत्सु को पीछे कर देता है और कहता है, अपने प्यार के साथ मार पिटाई करने से मैं तुम पे धारा 306 लगवा सकता हूँ। लेकिन तोमा शांति से ये सब निपटाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी तलवार को एक गन में कन्वर्ट कर लेता है और बिना हिचकिचाए वो अपने प्यार पर हमला कर देता है। उस हमले से महल की दीवार तो क्या, पहाड़ तक में छेद हो जाता है।
सेत्सु सोचता है मुझे इसका प्यार समझ नहीं आता, लेकिन ऐसे खतरनाक हमले मैं इसे खुलेआम नहीं करने दे सकता। उसके अगले हमला करने से पहले सेत्सु उसे हवा में ले जाता है। तोमा वापस से लगातार सेत्सु पर हमला कर रहा था। सेत्सु उसके हर हमले को डॉज कर रहा था, तो तोमा अपनी गन को मशीन गन में कन्वर्ट कर लगातार सेत्सु पर हमला करता है। अब उसके हमलों से बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। वो ग्लूटोन को समन करता है और उसके हर एक हमले को एब्सॉर्ब कर लेता है। वो अपनी दोनों तलवारों की ताकत मिलाकर एक ताकतवर स्लैश अटैक तोमा पे करता है। वो तोमा को लगा भी, लेकिन इसका ज्यादा कुछ खास असर नहीं हुआ। अब तक यहाँ सेत्सु के सारे साथी भी पहुँच चुके थे। उनको सलामत देख सेत्सु को खुशी होती है और तोमा को जलन होने लगती है। वो सेत्सु से गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि वो हमेशा उसे अकेला क्यों छोड़ देता है। तोमा के इस गुस्से ने एक भयानक रूप ले लिया था। बहुत ही ताकतवर ब्लैक एनर्जी जो तोमा के उसी क्रिस्टल से निकल रही थी। अब तोमा ने एक नया ही रूप ले लिया था। उसका वेपन पहले से ज्यादा एडवांस हो गया था। वो अंधाधुंध चारों तरफ हमला करने लगता है। सेत्सु बचने के अलावा कुछ भी कर नहीं पा रहा था। फिर अचानक तोमा सेत्सु के दोस्तों को निशाना बना लेता है। सेत्सु कुछ रिएक्ट भी कर पाता, तोमा उन पे हमला कर देता है। उसने ग्लूटोन से हमले को एब्सॉर्ब करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा। लेकिन ये क्या, हमने देखा कि तोमा अपने मकसद में नाकामयाब रहा। सेत्सु के दोस्तों ने अपनी ताकत मिलाकर एक ताकतवर शील्ड का निर्माण कर लिया था, जिसको तोमा का हमला भी भेद नहीं पाता। तोमा को ये देख बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन सेत्सु के दोस्तों पर हमला करके उसने सेत्सु को भी गुस्सा दिला दिया था। वो तोमा पर स्लैश अटैक करता है और फिर तोमा को चकमा देकर लगातार स्लैश अटैक उसकी शील्ड पर करता है। उसकी शील्ड टुकड़ों में टूट गई थी, जिसके बाद वो उस पे एक आखिरी हमला कर इस किस्से को ही खत्म कर देता है। लेकिन तोमा का वो क्रिस्टल उसे वापस पुरानी चीजें याद दिलाने लगा कि कैसे सेत्सु ने उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसकी रक्षा करेगा, लेकिन आखिर में सिर्फ उसे ही उसने अकेला छोड़ दिया। तोमा के अंदर उस गुस्से का उबाल उठने लगता है। वो एक बार फिर खड़ा हुआ और पहले से ज्यादा ताकतवर बन गया। सेत्सु को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। तोमा के इस नए रूप के आगे सेत्सु भी टिक नहीं पाता और हार के जमीन पर ढेर हो जाता है। तोमा को अपनी काबिलियत पे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सेत्सु द हीरो को हरा दिया, जो हमेशा उससे एक कदम आगे रहता था। वो वहाँ पागलों की तरह हंसने लगता है। लेकिन ये क्या, वो देखता है कि सेत्सु वापस खड़ा हो रहा है। सेत्सु तोमा से कहता है कि वो वाकई ताकतवर हो गया है, लेकिन वो कितना भी ताकतवर हो जाए उसे हरा नहीं पाएगा। उसने तोमा के चारों ओर एक नया डायमेंशन बना दिया, जिसके अंदर तोमा अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से ग्लूटोन को जमीन पर मारता है। वहाँ चट्टानें तोमा को घेरने लगी थी। तोमा अपने आखिरी वक्त में कहता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता। वो अपने इस अकेलेपन में मरना नहीं चाहता। वो सेत्सु से कहता है कि तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मुझे हमेशा बचाओगे सेत्सु। मैं तो बस हमेशा तुम्हारी तरफ रहने की कोशिश करता था। अब जाके तोमा को रियलाइज हो रहा था कि वो तो बस सेत्सु का साथ चाहता था, उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। हम सेत्सु को देखते हैं जो तोमा के पास बैठा हुआ था। इसके कुछ देर बाद तोमा को भी होश आ जाता है। वो होश में आते ही पूछता है क्यों। सेत्सु जवाब देता है कि उसको मारना उसका कभी मकसद नहीं था। उसने उस क्रिस्टल को तोड़ दिया है जो इन सभी फसादों की जड़ था, और उसने उससे वादा भी तो किया था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तोमा वहाँ रोने लगता है क्योंकि वो नहीं मानता कि वो इन सब के लायक है। सेत्सु भी कहता है कि वो यहाँ यूं मर नहीं सकता। उसने जो किया है उसे उसकी यहाँ सजा तो काटनी होगी। खैर, आखिर जंग खत्म हो चुकी थी, सब कुछ ठीक हो चुका था। इसके बाद हम सीधा तोमा को देखते हैं, जिसे काल कोठरी में बंद किया हुआ था। उसकी सजा को भी तय कर लिया गया था। उसकी सजा थी कि उसको अपना सारा मैजिक ट्रांसफर मैजिक में यूज कर सेत्सु के सभी क्लासमेट्स को उनकी दुनिया में वापस भेजना था। तोमा हैरान होता है। डेज़ा कहती है कि जब तुम्हारे पास मैजिक ही नहीं रहेगा तो तुम किसी को नुकसान कैसे पहुंचाओगे। रुगुलस भी कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे से लगता नहीं कि तुम आगे कुछ बुरा करोगे। सेत्सु तोमा से कहता है कि वो यहाँ से एक नई शुरुआत कर सकता है। तोमा अपने आंसू छुपाकर रोने लगता है और कहता है, तुमने अपना प्रॉमिस आखिरी दम तक निभाया सेत्सु। अब डेस्टेनिया के अगले दिन की सुबह
तोमा अपने ट्रांसफर मैजिक से सेत्सु के सभी क्लासमेट्स को उनकी असली दुनिया में वापस भेज देता है। वो खुद नहीं गया, वो अपनी सजा यहीं रहकर काटना चाहता था। वो कहता है कि वो भी सफर पर जाएगा, अपनी आंखों से इस दुनिया को देखेगा और इस बारे में सोचेगा कि वो इस दुनिया के लिए क्या कर सकता है। जिसके बाद यहाँ से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन तोमा की बात सुनने के बाद सेत्सु भी एक और नए सफर पे जाने का डिसाइड करता है। एल्का भी उसके साथ जाने के लिए रो रही थी, लेकिन डेस्टिनिया में अभी उसे बहुत काम करना है। लेकिन यूही ने फैसला कर लिया है कि वो अपने यूकी के साथ सफर पर जाएगी। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से सबसे पहले लेविया से मिलने जाते हैं। वो सेत्सु को यहाँ देख एकदम एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि पूरा समुद्र उसकी निगरानी में है। और तभी वहाँ एक बड़ा ऑक्टोपस प्रकट हो जाता है, जिसके साथ लड़ाई में लेविया पिटती दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो लोग डेजा से मिलने जाते हैं, जो अपने डीमन कॉन्टिनेंट को वापस पहले जैसा करने में बहुत मेहनत कर रही थी। रूरी ने भी यहाँ स्क्विड रिंग्स की एक धमाकेदार दुकान खोल ली है, जिसका धंधा यहाँ कभी मंदा बैठता ही नहीं है। इसके बाद यहाँ से सेत्सु सीधा बीस्ट कॉन्टिनेंट जाता है, जहाँ फिर से गेट कीपर सेत्सु को अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन इस बार भी पहले की तरह, लेकिन थोड़ा अलग। रोआ, शिरोनिको और मिनी को एक साथ सेत्सु पर कूदते हैं। हमें पता चलता है कि अब रोआ आर्मी कमांडर बन चुकी है और शिरोनिको और मिनी को यहाँ की डिप्यूटी कमांडर बन चुकी हैं। रोआ कहती है कि वो तीनों बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि एक दिन वो सेत्सु को हरा सके, तो पिटने के लिए तैयार रहना सेत्सु। जिसके बाद यूही और यूकी यहाँ से अपने सफर में आगे बढ़ जाते हैं और ऐसी इस खूबसूरत एंडिंग के साथ कमाल के इस एनिमे का अंत होता है। अब क्योंकि इस एनिमे की एंडिंग को काफी ठीक तरीके से किया गया है और शायद ही इस एनिमे का अगला सीजन आने वाला है, यहाँ लगभग कहानी खत्म हो चुकी है। तो प्लीज यार सेकंड पार्ट में कहाँ से लाऊं इस एनिमे का। खैर, अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यार ये क्या, 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखो दोस्तों, ये बहुत ही गलत बात है, तो सब्सक्राइब करो। तो चलिए अब हमारी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में।